हो गया भैया, कनेक्ट हो गया, रहने दो। हाँ जी, हाँ ये बता दीजिए पहले तो, चलिए मैं एक बारी गुड आफ्टरनून तो विश कर दूं। हाँ जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, ऑनलाइन में आ गए हैं सभी। हाँ जी, मुझे बता दीजिए कितना हमारा हो चुका था कंप्लीट। ओके, सो सबसे पहले हम देख रहे हो ना, विनोद का एक क्वेश्चन आया है दैट लास्ट वीक, जो भी विनोद नेम आता है ना तो मुझे वही देख रहे हो ना विनोद, वही याद आता है। ठीक है, सो उनका क्वेश्चन आया है कि लास्ट वीक क्लास क्यों नहीं हुई। सो लास्ट वीक क्लास इसीलिए नहीं हुई क्योंकि आपका कोई शेड्यूल ही खाली नहीं था। जब शेड्यूल स्लॉट खाली होता है क्लास मिलती है, क्लास मिलती है हम क्लास लेने आते हैं। अच्छा, आपकी क्लास के लिए अभी जो शेड्यूल सेट हुआ है दैट इज फॉर वेंसडे और थर्सडे, बुधवार और वीरवार हुआ करेगी आपकी, रेगुलर हुआ करेगी। आपका क्या होता है, आपका जीएस रहता है, फिर आपका क्रैश कोर्स भी रहता है, फिर ये भी रहता है, तो उसमें इधर उधर हो जाता है। ये तो विनोद बोल रहे हैं ये तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम बना लेते हैं। चलिए, सो अब विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हम बेसिक करने वाले हैं इसमें हमारे महत्वपूर्ण विविध विषय के बारे में, मिसलेनियस टॉपिक्स जो हैं इनके बारे में हम करने वाले हैं। जैसे कि आपने पहले भी बोला था कि कुछ लाइक इसमें कमियां रह जाती है, ट्रांसलेशन सही से नहीं हो पाता, तो आप देखिएगा कि आपका ऐप में अभी इंग्लिश का भी कंटेंट पूरा का पूरा अपलोड हो चुका है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला भी करवा दिया है मैंने और इन्वायरमेंट वाला भी करवा दिया है। ठीक है, सो उसका आपको लाइक प्रिंटेड कॉपी नहीं मिलेगा, बट उसको साइड में रख के आप उसी के हिसाब से उसको कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट आता है राष्ट्र स्वच्छ वायु कार्यक्रम, जिसको हम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है NCAP वो भी बोलते हैं। अब नेम मैं आपको साथ साथ बताती चलूंगी, उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी जो है हो जाएगी। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो कि क्या है, राष्ट्र स्वच्छ वायु कार्यक्रम। अब ये कार्यक्रम आया कब था, 2019 में आया था। इस कार्यक्रम में क्या बोला गया है कि ये 3 फैक्टर के ऊपर, 3 कारकों के ऊपर ये निर्भर रहने वाला है। पहला कौन सा होगा, रोकथाम। रोकथाम किया जाएगा कि इनका जो मेन टारगेट रहने वाला है कि ये रोकथाम के ऊपर काम करे, दूसरा नियंत्रण करे, एंड तीसरा वायु प्रदूषण में कमी करे। जो इसका जो उद्देश्य होने वाला है, मुख्य उद्देश्य वो होने वाला है क्या, कि वायु प्रदूषण के लिए रोकथाम, नियंत्रण एंड उसमें कमी। ठीक है, सो इनके तीनों के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। अब अगर कोई फोर्थ वर्ड, चौथा कोई और शब्द ये ऐड कर देते हैं तो आप अपनी तरफ से इसको सही नहीं करोगे। ठीक है, क्या कहना चाहती हूँ मैं कि जो स्कीम जैसी होती है उस स्कीम को उसके जो कारक होते हैं उन्हीं के हिसाब से याद करना चाहिए। अब अगर हम लॉजिकल थिंकिंग के बेसिस पे काम करें तो हमें लग सकता है कि अरे वायु प्रदूषण है तो वायु प्रदूषण को पूर्णतः खत्म करने की भी बात की गई होगी, तो उसे पूर्णतः खत्म किया जा सकता है क्या, खत्म नहीं किया जा सकता। इस वजह से 3 शब्दों के ऊपर हम ध्यान देंगे, रोकथाम, नियंत्रण एंड कमी। अब इसका जो लक्ष्य है, मुख्य लक्ष्य वो क्या रहने वाला है, ये जो है 1 है। ठीक है, PM10 एंड PM2.5 ये क्या होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर कैसे, ये होते हैं एयरबोर्न,
मतलब कि ये इतने छोटे छोटे कण होते हैं जो कि जब आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हो, ऑक्सीजन को लेते हो, तो उसके साथ ये जो है आपके सांस के साथ चले जाते हैं एंड देन फिर ये आपकी जो सांस नली है उसमें फंस जाते हैं और फिर उसकी वजह से जो है कुछ डिजीज़ होनी स्टार्ट हो जाती है, कोई रोग होना शुरू हो जाता है, जैसे कि इससे अस्थमा होना शुरू हो जाता है, इससे जैसे कि स्किन एलर्जी होना स्टार्ट हो जाता है, इससे कि नॉर्मली मान लीजिए आप थोड़ा सा भी अभी आप खुद से बताइएगा, जैसे ही आप अपने होम टाउन से दिल्ली में आए हो तो आपको जल्दी ही गला खराब हो गया है, जल्दी ही जुकाम पकड़ लिया है, तो ये सब कुछ फील होता होगा ना। सो वो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ जो पोल्यूशन है, यहाँ जो प्रदूषण है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस वजह से टारगेट क्या रखा गया कि PM10 और PM 2.5 में कमी करनी है हमें। वो कमी कितनी करनी है? 20 to 30%। अब दो वर्ड होते हैं, एक होता है बाय, दूसरा होता है टू। जब हम बोलते हैं बाय 20-30%, इसका मतलब 20-30% से कम करना है, 20 to 30% से कम करना है। नेक्स्ट होता है टू, मीन्स 20 to 30% तक कम करना है। समझ रहे हो आप? जब मैं बोल रही हूँ कि बाय 20 to 30%, मतलब कि पहले क्या था? सपोज करो पहले था 70%, अब मुझे 20 से 30% कम करना है। सपोज करो मैंने 30% कम कर दिया, तो अब बचा कितना? 40%। पहला केस तो हो गया ये। दूसरा केस क्या कहता है? 20 to 30%। सपोज करो कितना था? 70% था, तो मुझे कहाँ तक ले आना है? मुझे 20 to 30% तक ले आना है। इसका मतलब मैं कितना कम करूँगी? 40% कम करूँगी। तो ये होता है। सो जब बोला जाए 20 to 30% से, तो मतलब उसी से उठा के। जब बोला जाए 20 to 30% तक, तो मतलब 20 से 30% ही होना चाहिए, चाहे कितनी भी कमी करनी पड़ जाए। सो यहाँ इन्होंने बोला है क्या? दैट कि 20 to 30% से कम करना है, तो उतना हम कम करेंगे। अब ये लेवल क्या रखा गया है? आधार वर्ष जो इसमें रखा गया है वो है 2017। 2017 का मतलब क्या? कि पहले हम चेक करेंगे कि 2017 में हमारा जो प्रदूषण था उसका वैल्यू कितना था। जितना 2017 में था उसको आधार मानकर उसका एक हम कंपैरिजन करेंगे किसके साथ? आज वाले ईयर के साथ। मींस जो हमारा ईयर है 2021 2022 वाला, उसके साथ हम इसका कंपैरिजन करेंगे। सो ये बेसिकली किया गया है। अब आप बोल देंगे कि मैम 2023 क्यों नहीं बोला आपने? तो मैं बोलूँगी कि ये जो हम करंट अफेयर कर रहे हैं, ये जो जब की बात है, ये बात है अप्रोक्स अक्टूबर की। तो अक्टूबर 2022 मतलब कि 2021 से 2022 हमारा रहने वाला है। नेक्स्ट बोला गया है क्या? कि अब ये तो हमें अचीव कर लेना है कब तक? 2024 तक। अब उसके बाद 40% से और कम करना है, और ये कब तक अचीव कर लेना है? 2026 तक, ठीक है। सो दोनों ही टारगेट आपको देखने होंगे। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया कि दिल्ली जो है वो विश्व की सबसे प्रदूषित सिटी में से एक है, और ये लगातार चौथे वर्ष इसको ये फर्स्ट पोजीशन मिलती आ रही है, ठीक है। सो लगातार इसको चौथे वर्ष तक जो है ये मिलती आ रही है। अब अगर 50 टॉप 50 रैंक की बात करें हम प्रदूषित जो सिटीज़ हैं उनके बारे में, तो भारत के 35 शहर ऐसे हैं जो उसमें इंक्लूड होते हैं। WHO क्या है ये? कब आया था? 1948 में, ठीक है। क्या काम करता है ये? ठीक है। और क्या मतलब और क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? कैसा नेचर होता है इसका? स्वैच्छिक फंडिंग स्वैच्छिक होती है। चीन के प्रति इसका झुकाव ज़्यादा है। कितनी मेंबर कंट्रीज हैं? हाँ जी, ऑनलाइन में भी बताएंगे। ओके, कोई एक लोग करना चाहे? हाँ जी, आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, टोटल जो UN की कंट्रीज हैं वो कितनी हैं? 196, ठीक है। एंड WHO 194, ठीक है। ओके, अब WHO जो है वो वायु का गुणवत्ता से रिलेटेड दिशा निर्देश देते हैं, और भारत में ऐसा कोई भी शहर नहीं है जो
WHO के वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग हो, उसके अनुसार एक भी नहीं है। तो अब ये तीनों जो है, 3 वर्ड है ये, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, इनको भी आपको अच्छे से करना है, ठीक है या नहीं। तो इस तरीके से ये जो है आपका प्रोग्राम रहने वाला है। ये क्या रहा है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। एक बार वापस से बता देती हूँ, 2019 में आया था। 3 चीज़ों पर ये काम करता है, रोकथाम करता है, नियंत्रण करता है, कमी करता है। अब इन्होंने क्या टारगेट रखा हुआ है कि 2024 तक 20 to 30% कम कर देना है। कौन, PM10 एंड PM2.5, एंड 2026 तक 40% से कम कर देना है। उसके बाद इन्होंने 3 चीज़ों के बारे में बोला। पहला तो दिल्ली क्या है, वो सबसे पॉल्यूटेड सिटी है, कैपिटल सिटी। उसके बाद 50 अगर टॉप रैंक देखेंगे तो प्रदूषित उन शहरों में से भारत के 35 शहर जो है इंक्लूड होते हैं, और WHO की किसी भी गाइडलाइन पर हम जो है सही उतर ही नहीं पाए हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली होने वाला है। इज इट ओके और नॉट? हाँ जी, क्या समझ नहीं आया है एक बार बता दीजिए। हाँ जी, 20 to 30% से। अभी क्लियर हो गया है या बता दीजिए। नेक्स्ट आता है स्वच्छ वायु। यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, वायु सर्वेक्षण, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, वो भी 40% से। 2026 तक 40% से, और यहाँ भी तो 2024 तक 20 to 30% से। वैसे ना ये इकोनॉमिक्स की टर्म है, चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। सो 2 वर्ड इंग्लिश में जल्दी अच्छे से समझ आते हैं, पहले इंग्लिश में समझाती हूँ फिर हिंदी में बताऊंगी, ठीक है। एक वर्ड होता है बाय, एक वर्ड होता है टू, ठीक है। यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या, 90%, ठीक है। यहाँ पर हम ले लेते हैं, वही सेम रहेगा, एक ही टर्म लेके चलते हैं, 40% एंड 40%, ठीक है। जब मैं बोल रही हूँ कि बाय 40% मुझे कम करना है, मीन्स 40% से कम कर देना है मुझे, तो मेरा कितना था 90%, कितने से कम करना है 40% से। तो इसका मतलब अब हाल फिलहाल में 40% से कम करने के बाद मेरे पास बचता कितना है 50%। समझ आया इतना। दूसरा 90% ही है, यहाँ आया है 240% मीन्स मुझे इसको 40% तक कम कर देना है। तो मुझे कितना कम कर देना है, 40% तक कम कर देना है। कितना मैंने कम किया है, 50% मैंने कम किया है। इसका मतलब अल्टीमेट जो लास्ट का मेरा रिजल्ट आएगा, वो क्या रिजल्ट आएगा, 40%। 2 वाले में जितने से बोला जाता है वो ही आंसर आता है, क्यों, उतने तक मुझे पहुंचना है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि मुझे 5वीं मंजिल तक पहुंचना है, तो मैं 5वीं मंजिल पर ही जाऊंगी। ऐसे ही मैं बोल रही हूँ मुझे 40% तक कम करना है, तो मैं 40% पर ही पहुंचूंगी। अब बाय में हम क्या वर्ड ले आएंगे, यहाँ आता है से, यहाँ आता है तक। तो अब किसी भी टारगेट में होगा तो वहाँ आप ध्यान से देखोगे क्या बोला है, से बोला है या तक बोला है। अभी हुआ क्लियर? हाँ जी, ऑनलाइन में बता दीजिए। देखिए ये फ्लेक्सिबल रहने वाला है नितेश, हर पोर्शन की 2-2 तो लगा ही लीजिए आप। अच्छा, सभी PDF क्लास से पहले नहीं अपलोड हो सकती, क्योंकि थोड़ा प्राइवेसी का भी इशू रहता है, क्योंकि क्लास से पहले ही मटेरियल सारा आ जाएगा मार्केट में, क्लास को कौन लेगा बताइए, ठीक है। ये नहीं, और मुझे पता है अगर आपको ज़्यादा करना हुआ तो आपको क्लास की फिर मीन्स क्या कि फिर ज़रूरत ही क्या है, नीड ही नहीं है ना। तो वो तो मटेरियल अभी भी था आपके पास, इन्वायरमेंट का आपका सारा हो ही जाना चाहिए था अभी तक, है ना। मतलब ये क्या होता है कि हमें होता है जब तक हमारे पास नहीं पहुंच जाता मटेरियल, तब तक हमें उसकी ऐसे रहती है कि चाह कि आ जाए। जैसे ही आया फिर चाहे 10 दिन ऐसे ही रखा रहे, धूल चढ़ जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस एक बार आ जाए, हाँ बस आ जाए, एक चाह रहती है। चलिए, ये है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण।
ये जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है, ये हमारी जो मिनिस्ट्री है इन्वायरमेंट की, उन्होंने इसको जो है लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। सो ये एस है, इसको आप ऐसे सही कर लेना। ये किसके अंदर आता है? ये NCAP के अंदर आता है, मतलब कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत आता है। और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम क्या है? ये है जो अभी आपने पढ़ा है, ठीक है। सो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम क्या है? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। अब इसका मेन जो है वो उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि इसको रैंकिंग देनी है। और रैंकिंग किस तरीके से देनी है कि वायु प्रदूषण की योजना के हिसाब से कि कौन कैसे कर रहा है, किसने कितना प्रोग्राम अचीव कर लिया है, किसका प्लान अच्छा है, तो उससे रिलेटेड ये जो है रैंकिंग प्रोवाइड करवाता है। तो इन्होंने 131 जो है शहरों को रैंकिंग दी है कि किस तरीके से। सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है? एक सर्वे करना। सर्वे में क्या किया जाता है? चेक किया जाता है। तो वो जो है बेसिकली चेक किया गया है। अब क्या किया गया है? इन्होंने बोला है कि जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे 131 जो शहर, उनमें से पहले जो 3 पर आएंगे उनको हम नकद पुरस्कार देंगे। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर स्टार कर लीजिए, ये आपको याद करना होगा। क्योंकि वैसे हम देखें तो वैसे ये कहाँ निकल के आता है कि अगर किसी ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो तो उसको हम नकद पुरस्कार दे रहे हैं कि अगर आपने अच्छा रखा अपने शहर को तो आपको हम नगद पुरस्कार देंगे। ये तो होता ही नहीं है। इस वजह से जो है ये इम्पोर्टेंट है कि ये स्कीम में न्यू जो है ऐड किया गया है, ठीक है, न्यू ऐड किया गया है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, आप कुछ मत करिए, लिख दीजिए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। हो गया? और इनका जो मेन लक्ष्य है वो ये है कि इनको एयर पोल्यूशन को कम करना है बाय 2025-2026, ठीक है। सो इनको एयर पोल्यूशन को क्या करना है? कम करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है थर्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अफ्रीकी चीता का पुनः परिचय, ठीक है। हम बेसिकली यहाँ पे पुनः परिचय जो है, ये वर्ड सही नहीं है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? री इंट्रोडक्शन। हम इसको क्या कर रहे हैं? विस्थापित कर रहे हैं वापस से, ठीक है, हम इनको विस्थापित कर रहे हैं। तो अब क्या कर रहे हैं बेसिकली, इनको भी आप सही करिएगा, पुनः स्थापित, ओके, पुनः स्थापित कर रहे हैं। अब ये वर्ड है, इसको भी ये गलत है। यहाँ पर क्या था कि 2 साइन थे, ठीक है, ये था इस तरीके से, आप इसको कट करके ये लिख दीजिए। इसका मतलब क्या है? दैट ये जो साइन होता है, ये साइन शो होता है फीमेल के लिए, एंड ये जो साइन होता है ये होता है मेल के लिए। तो हम क्या करने, हाँ, ये साइन होते हैं, सिंबल बोलते हैं इनको। नहीं, वो 0+ नहीं है, ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। सो इस तरीके से ये है। सो अब क्या किया जाता है कि हमने ये एक प्रोजेक्ट लिया है इस बार कि हम 8 अफ्रीकी चीता को पुनः स्थापित करने वाले हैं। और वो हम कहाँ करेंगे? हमारा जो है कूनो नेशनल पार्क, कहाँ? मध्य प्रदेश में, वहाँ पर हम इनको पुनः स्थापित करेंगे। अब इन्हें जब हम पुनः स्थापित कर रहे हैं तो उसमें क्या रहने वाला है? 8 में 5 तो रहने वाले हैं फीमेल एंड 3 रहने वाले हैं मेल, ठीक है। 5 रहने वाले हैं जो फीमेल मीन्स की मादा चीता रहने वाले हैं, और 3 रहने वाले हैं नर चीता। सो इस तरीके से 8 टोटल हम कर रहे हैं। कहाँ से हम लाएंगे? नामीबिया से लाएंगे। नामीबिया कहाँ है? अफ्रीका में है, इसीलिए अफ्रीका चीता की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने किया था एशियन चीता, तो एशियन चीता हमने देखा था कि कहाँ पाया जाता है? केवल ईरान में ही पाया जाता है। तो इस वजह से हम रिस्क नहीं ले सकते कि क्या पता अब वो जो सिर्फ ईरान में ही है वो हमारे यहाँ आकर उसको सही वातावरण मिले या ना मिले। अब उसको सही नहीं मिलेगा तो क्या पता उसकी डेथ भी हो सकती है, तो वहाँ तो रिस्क हम ले ही नहीं सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा उद्देश्य
उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि हमें कम से कम 50 चीते जो है लाने हैं और उनको स्थापित करने की हमने एक योजना बनाई हुई है। हम कहाँ करने वाले हैं इसको हम हमारा जो प्रोजेक्ट चीता है उसके अंडर कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लाने वाले हैं। कौन से हैं? 8। ठीक है। अब इसको काम को करने के लिए जो इनकी नोडल एजेंसी होगी, नोडल एजेंसी का मतलब होता है कि जो इनकी ऐसी संस्था होगी जो कि इस काम को सुपरवाइज करेगी, इस काम को देख रेख करेगी, वो कौन है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ठीक है। सो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है। ये क्या है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। मंत्रालय कौन सा रहने वाला है? वही रहने वाला है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है। ये मिनिस्ट्री रहने वाली है। अब महत्वपूर्ण क्या है? चीता जो है 1952 में ये विलुप्त घोषित कर दिया गया था, बट अब जो हमने स्कीम चलाई है कि हम इसको पुनः स्थापित कर रहे हैं, नए चीते लाकर हम उन्हें अपने वातावरण में अनुकूल परिस्थिति दे रहे हैं ताकि उनका प्रजनन हो, तो ऐसा करके हम उनकी जो संख्या है उसको बढ़ाने का एक जो है अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा? यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको कर लीजिए, मार्क स्टार कर लीजिए, कि जो भारतीय वन्य जीवन संस्थान है, भारतीय वन्य जीवन संस्थान जिसको हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये क्या करेगा? ये तकनीकी और ज्ञान संबंधी जो है समर्थन देगा। जो भी तकनीकी, ये जो भी ज्ञान संबंधी जिस भी तरीके की इनको कोई भी गाइडलाइन चाहिए होगी तो वो ये करके देगा। अब सवाल उठता है कि गाइडलाइन क्या होती है और उनकी क्या ज़रूरत होती है। सो गाइडलाइन ये होती है कि सपोज करिए कि इनको ये देखना है कि चीता जो है वो कहाँ कहाँ जाता है। अब सीसीटीवी कैमरास तो आप जो है लगा नहीं सकते। अब अगर लगा भी सकते हो, अगर आपने लगा भी दिया है, इंस्टॉल भी कर दिया है, तो भी आपको क्या करने की ज़रूरत होती है? उनके फुटप्रिंट को देखने की ज़रूरत होती है कि वो कहाँ कहाँ किस किस रास्ते से जाते हैं। उससे करके आप क्या कर सकते हो कि सपोज करिए कि चीते को कुछ हो जाता है तो आप जो है फर्स्ट एड उसको दे सकते हो, आप उसको मेडिकल जो है जिस भी तरीके की सर्विसेज चाहिए वो सर्विसेज दे सकते हो। तो वो जो है एक बेसिक काम होता है। अभी जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इसके बारे में आप हल्का सा लिख लीजिए। ये जो स्थापित हुआ था, आप ऐसे लिखते जाएंगे, इसके नीचे WII स्पेस होगा ना आपके पास, हाँ जी, ऐसे लिखते जाइए। 1982 में ये आया था, 1982 में आया था ये। देहरादून में ये स्थापित है। देहरादून कहाँ पे? उत्तराखंड। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम कि किस तरीके से जानवरों की देखरेख की जाए, कैसे उनको सुरक्षा दी जाए, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसको क्या करता है? सुपरवाइज करता है, इसको मैनेज करवाता है। और केवल इतना ही नहीं, ये एकेडमिक कोर्स भी जो है, एकेडमिक कोर्स जो होते हैं वो कोर्स भी ये वहाँ पर जो भी करना चाहते हैं या अगर उनको शिक्षा चाहिए इस तरीके के देखरेख वाले काम में तो ये वो भी करके देते हैं। सो ये कौन करता है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये अपनी तरफ से रिसर्च भी करते हैं और वो रिसर्च करके ये रिसर्च के पेपर भी उपलब्ध करवाते हैं ताकि अगर किसी को किसी भी पशु पक्षी वो कैसे रह सकते हैं, उनका अनुकूल वातावरण क्या है, उनका एक हंटिंग करने का क्या पैटर्न रहता है, शिकार वो कैसे करते हैं, कैसे वो जीवित रहते हैं, इन सब के बारे में भी अगर किसी भी तरीके की सूचना चाहिए तो वो ये भी प्रदान करवाते हैं। ठीक है। सो इतना भी ये काम करके देते हैं। तो ये रिसर्च से रिलेटेड काम भी करते हैं। सो ये आपके जो है 3 कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अनदर वन। हाँ जी,
साइन नहीं, ये साइन होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, मतलब कि जहाँ भी आपको, मान लीजिए पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे में अगर आपको पेड़ पौधे होते हैं ना, तो वहाँ पे आपको शो करना है कि मादा कौन सी है, नर कौन सा है। तो मतलब कि ये जो साइन होता है ये मादा के लिए होता है, फीमेल के लिए भी यूज़ किया जा सकता है ये, ठीक है। एंड ये जो साइन होता है ये होता है मेल के लिए, ठीक है। सो फीमेल के लिए एंड मेल के लिए। देखिए एक और बात मुझे बोलनी है कि जितना हो सक रहा है मेरी तरफ से उतना मैं आपके लिए हिंदी के यूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बावजूद भी किसी की इधर रह जाती है कि ये मैम ने वर्ड इंग्लिश में बोला, ये मैम ने ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया, क्योंकि किसी का होता है कंप्लेनिंग नेचर, तो वो रहेगा ही, हम कुछ में कुछ कर भी नहीं सकते हैं। पर आप आईएएस की तैयारी करने के लिए आए हुए हो, अगर एकेडमिक कोर्स वर्ड आ गया है तो ये तो आप नॉर्मल समझिए कि कोई ना पढ़ा लिखा हो वो भी जानता होता है। बस एक हमारा वो हो जाता है, हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, हमें सब हिंदी में पढ़ाओ। जितना कोशिश कर सकते हो आप सोसाइटी का एक हिस्सा हो, तो उतना आपको उन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब ये जो मटेरियल है ये मैं खुद से बना रही हूँ, इस वजह से मैं आपकी हिंदी में भी खुद से क्लास ले रही हूँ। इसके अलावा यही मटेरियल किसी और को दे दिया जाता एंड वो जस्ट आपके लिए क्या करते, वो स्लाइड में जो दे हुआ है बना बनाया उसको सिर्फ पढ़ते जाते, आपको बताते जाते। वो सिर्फ ये पढ़ते अंडमान एंड निकोबार, उनको ये भी नहीं पता होता ASN आया है तो ये है क्या, अंडमान निकोबार है बट ASN आ गया है ना। सो होना कैसे चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। उनके द्वारा प्रमाणित भारत का पहला SSP है, तो वो SSP है ये, ठीक है। SSP क्या हो जाएगा SSP, सो वही वाली चीज़ें आ जाती हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं मैं भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ, आप भी कॉम्प्रोमाइज़ करिए। आई नो ऑफलाइन में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन में हो सकती है, इस वजह से मैं ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या, SSP दैट इज स्वच्छ सुजल प्रदेश, ठीक है। सुजल, ठीक है, स्वच्छ सुजल प्रदेश ऐसे लिखा जाएगा ये, सुजल प्रदेश। तो भारत की जल शक्ति जो मिनिस्ट्री है, जल शक्ति जो मंत्रालय है, उन्होंने भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश की कैटेगरी का एक सर्टिफिकेट दिया है, और वो सर्टिफिकेट किसको दिया गया है, अंडमान एंड निकोबार को। सो वो किसे दिया गया है, अंडमान एंड निकोबार को। अब ये क्यों दिया गया है, अब आपको अगर पता हो, ओडिशा की एक शहर है, सिटी है पुरी, ठीक है। सो पुरी जो है वो अप्रोक्स अगर मैं लगाऊं 2021 की ये बात है, 2021 में पुरी को ये घोषित कर दिया गया था कि पुरी में अगर आप पानी की टुंटी से पानी ले रहे हो तो वो भी इतना स्वच्छ पानी है कि उसे आप पीने के लिए यूज़ कर सकते हो। और उनका मानना ये था कि हम ऐसा क्लेम कर रहे हैं, हम ऐसा पानी दे रहे हैं कि आप नॉर्मल पानी को भी, आपको किसी जो RO होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी प्योरिफिकेशन, किसी भी तरीके की उसमें मिलावट नहीं है, स्वच्छ जल हम दे रहे हैं। तो ये कब बोला गया था, 2021 की बात है। पर उस समय भी सिर्फ एक ही मानक के आधार पर पुरी को ऐसे घोषित कर दिया गया था, कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था। तो कंफ्यूज मत होना कि पहला पुरी था, पहला कौन है जिसको सर्टिफिकेट मिला है, वो है अंडमान एंड निकोबार। और जब हम बात कर रहे हैं स्वच्छ सुजल प्रदेश की, तो इसका मतलब है ये स्वच्छ सुजल प्रदेश जो है कुछ कारकों के आधार पर इस तरीके से ये बनाया गया है। पहला ये बोला गया है कि हम जो जल है, एक तो स्वच्छ जल, दूसरा वो जल हर एक घर में उपलब्ध करवा रहे हैं। मतलब एक भी घर ऐसा नहीं छूटा है जहां पर टैप वाटर ना पहुंचता हो। टैप वाटर मतलब कि क्या, कि सरकार की तरफ से वो मोटर की जो एक सप्लाई जो उपलब्ध करवाते हैं ना पानी। अब क्या होता है, कुछ अपने सबमर्सिबल करवा के रखते हैं, कुछ क्या होते हैं कि कोई कॉमन अगर पानी का एक सोर्स होगा उसके ऊपर जो है निर्भर होते हैं। परंतु अंडमान एंड निकोबार में प्रत्येक घर तक स्वच्छ जल टुंटी के थ्रू उपलब्ध करवाया जा रहा है। सो ये उन्होंने अचीव कर लिया है। दूसरा उन्होंने क्या अचीव किया है कि जो खुले में शौच होता था वो वहाँ बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। अब एक भी केस ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि वहाँ खुले में शौच होती हो। तो इन दो कारकों के बेसिस पर हमने
सर्टिफिकेट दिया है, और ये सर्टिफिकेट कौन बना के दे रहा है? जल शक्ति मिनिस्ट्री। और किसे मिला है? अंडमान एंड निकोबार को। तो प्लीज पूरी से कंफ्यूज मत आप होना, इसी से रिलेटेड ये रहने वाला है। आई होप इट्स क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट देख लीजिए, कार्बन कैप्चर और स्टोरेज। कि कार्बन को हम क्या करेंगे? कैप्चर करेंगे। कैप्चर मतलब अपनी पकड़ में लाएंगे, एंड अपनी पकड़ में लाके हम उसको स्टोर करके रखेंगे, ठीक है, उसका भंडारण करेंगे। तो नॉर्वे जो है, नॉर्वे ने ये नया ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है जिससे कि वो कार्बन क्या करती है? पोल्यूशन करती है। हमारा जो भी चिंता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? कार्बन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस वजह से हमने बोला है क्या कि नॉर्वे ने एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है कि वो क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके उत्सर्जन पर कब्जा करने के लिए वो क्या करेगा? इसका सुरक्षित संचालन करेगा, परिवहन एंड भंडारण जो है वो करेगा। मीन्स कि उसको कैप्चर करे, कैप्चर करके उस तक पहुंचे जहां पर उसने अपना ये भंडारण बनाया है, वहां उसको भंडारण उसका कर दे, ठीक है। सो ये काम इतना किया जाएगा। ये किसने स्टार्ट किया है? नॉर्वे ने। परंतु क्या बोला जा रहा है, ये क्या है? महत्वपूर्ण फैक्टर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेसिकली, ये काट देना आप, कि क्या किया जा रहा है? अगर हम कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, इसको हम क्या बोलेंगे? CCS, ठीक है, समझ रहे हो? इसको हम क्या बोलेंगे? CCS, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। हम बोल रहे हैं क्या कि आपको इसके अंदर एक और फैक्टर ले आना चाहिए जिसको आप बोल सकते हो क्या? U, कि हमें क्या ऐड करना चाहिए? इसमें एक U भी ऐड करना चाहिए। तो हमें इसको बना देना चाहिए ऐसे, मतलब कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आप कार्बन को कैप्चर कर लोगे, आप कार्बन को कैप्चर करके उसको स्टोर करोगे, पर कब तक आप उसको स्टोर करते चले जाओगे? एक समय तो ऐसा आएगा कि आपका जो भंडारण है वो उसकी सीमा पूरी हो जाएगी, और जब उसकी सीमा पूरी हो जाएगी फिर तो आप नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से आपको क्या करना चाहिए? आपको उसके जो मेजर फैक्टर है आपके, उसको यूटिलाइजेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और उसके यूटिलाइजेशन के ध्यान रखते हुए बोला गया है कि हमें एक यू को भी इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए, और उससे हम बेसिक क्या करेंगे कि जो औद्योगिक प्रक्रिया है उसमें उसका वापस से उपयोग करेंगे, कि जो कार्बन आप जो है स्टोर कर रहे हो, आप उसको इस तरीके से उसको ऐसी प्रक्रिया में उसको शामिल करिए कि आप उसको औद्योगिकरण में यूज़ कर सके, ठीक है। तो उसको औद्योगिकरण में यूज़ कर सके, ये किया जाना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? ठीक है। सो अभी आप ये 5 है, मैं आपको दे रही हूँ 2 मिनट का टाइम, इसको आप एक बारी पढ़िए। 5 ही करने हैं। ऑनलाइन वाले तो बिल्कुल ही चुप हो गए हैं, इतना तो नहीं सुनाया मैंने। ऑफलाइन, हाँ, ऑफ हो गए हैं। WHO के कुछ दिशा निर्देश है कि ये इतना होना चाहिए, ये उतना होना चाहिए, और दिल्ली की एक भी शहर ऐसा नहीं, पूरे भारत का एक भी शहर ऐसा नहीं है जहां हम वो ये बोल सके कि हमारा सिटी जो है ऐसा करे। जैसे कि हम बोल देते हैं इंदौर सबसे साफ सुथरा है, परंतु उसकी वायु भी इतनी साफ सुथरी नहीं है जितना WHO के दिशा निर्देश रहते हैं।
उनके अकॉर्डिंग कोई शहर भी जो है वो ऐसा नहीं है। हाँ जी। आज लगता है नरगिस नहीं ले रही है क्लास। किसका? स्वच्छ सुजल प्रदेश। हाँ जी, मतलब इसका जो हिंदी में नेम है ना वही इंग्लिश में नेम है। स्पेलिंग बस हम ऐसे लिखते हैं, स्वच्छ फिर सुजल एंड देन प्रदेश। नहीं नहीं, रैंकिंग ये देते आए हैं, हमारे लिए जो करंट का है वही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये आया किसके अंडर है? एनसीएपी के अंडर आया। एनसीएपी बहुत पहले से है। ठीक है, उसके अंदर उन्होंने कहा कि इस बार हम सर्वेक्षण भी करेंगे। उसमें हमारा टारगेट ये है कि हमें एयर पोल्यूशन को कम करना है। कब तक? 2024-25 तक, सॉरी 25-26 तक। ठीक है, 2025-26 तक। हाँ जी, वही मैं बोलना चाहती हूँ कि हम बोल तो देते हैं कि इंदौर हमारा सबसे साफ सुथरा शहर है, परंतु उसकी वायु जो है वो साफ सुथरी नहीं है। कॉर्बेट नेशनल पार्क से स्टार्ट हुआ 1973 में। ठीक है, 3 में स्टार्ट हुआ था। और जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसको हम ऐसे बोल 1936 के दौरान आई थिंक वो सेटअप हुआ था। हेली नेशनल कुछ हाँ, हेली करके हम उसको बोलते थे। देन फिर उसका आगे नेम चेंज होके फिर हमने कॉर्बेट रख दिया गया। एंड हाँ जी, हेली वाला पहले अंग्रेज के नेम पे रखा गया था, जिनका इंटरेस्ट रहा था कि ये पशु पक्षियों में और इन सब में इनका हमें संरक्षण करना चाहिए, ये सब के बारे में। हो गया होगा आई थिंक, हो गया। ये बता दीजिए मेंटोर को कौन डेली जा जा के सुना रहे हैं? अच्छा, सुना रहे हो। हाँ जी, आप नहीं, देखो जाओ तो डेली जाओ, उनके पास आपका डिटेल रहेगा कि कौन कितना करके दे रहा है। कौन से के पास जाते हो आप? सबके, किसी के भी पास चले जाते हो? तो किन के पास जाते हो आप? विशाल सर के पास? किन के पास? ओके 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 ओके। ओके ओके, चलिए हो गया है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। फिर 10 हो जाएंगे, फिर सुनूंगी मैं आपसे। पाँच सुनूं अभी? नहीं, 5 सुनने में तो कुछ मज़ा ही नहीं है। नहीं नहीं, फिर आपको मज़े है ना, मुझे मज़े नहीं है। एटलीस्ट 10 हो जाएंगे फिर मैं सुनूंगी। ठीक है, और सिर्फ ये नहीं, मैं पिछला भी सुनूंगी। ठीक है, पिछला भी सुनूंगी। नेक्स्ट, अरे सच्ची बता रही हूँ, आज भी मेरे आने का हिम्मत था नहीं। आज मेरा ऑप्शनल भी नहीं लिया है, पर मुझे ये था कि आज ही आपका शेड्यूल हुआ है और आज ही अगर लूँगी तो आएगा, नहीं फिर ये शेड्यूल में भी नहीं आएगा। तो मैंने कहा कहीं फिर आपका फिर पता नहीं कब नंबर लगे आपका क्लासेस का। वैसे वीक में 2 क्लासेस तो है ही, तो इसलिए मैंने कहा आज आना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, अरे हो जाएगा, वो टेंशन मत करिए आप। शुरू की चीज़ों में से आपको समझाना पड़ेगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर चीज़ें रिपीटेटिव आनी स्टार्ट हो जाएंगी, फिर उनमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी देखिए यहाँ पे हाइब्रिड पावर प्लांट की हम बात कर रहे हैं। पावर प्लांट का मतलब क्या है कि यहाँ से हम पावर बना रहे होंगे, एनर्जी बना रहे होंगे। एंड ये जो पावर प्लांट है ये कैसा है? हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब क्या है कि यहाँ किन्हीं 2 तरीके की पावर को लिया जा रहा होगा, सोर्स को। सो उसमें हमने क्या क्या लिया है? एक हमने सौर ऊर्जा को लिया है, दूसरा हमने पवन ऊर्जा को लिया है। अब ये जो हाइब्रिड पावर प्लांट है ये किन्होंने बनाया है? ये अडानी ग्रीन ने इस संयंत्र को चालू किया है।
अब ये जो है हाइब्रिड पावर प्लांट HPP, ये दुनिया का सबसे बड़ा 600 मेगावाट का तो सौर ऊर्जा का केंद्र होने वाला है एंड 150 जो मेगावाट का ये है पवन ऊर्जा का परियोजना होने वाला है। अब अडानी की वजह से ये इम्पोर्टेंट और हो जाता है। इसके ऊपर आप जो है क्या कर लीजिए, स्टार कर लीजिए। अदरवाइज तो ये क्या थी, कॉमन सी न्यूज़ थी, बट अभी क्या हो गया है, अभी हाल फिलहाल में उनकी वजह से ये न्यूज़ में रहने वाला है, तो इस वजह से आप जो है इसको मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट आता है क्या, डार्क स्काई रिजर्व। डार्क, हाँ जी, मेगावाट, हाँ जी मेगावाट, इट्स MW, वापस से बता देती हूँ, ये ना गलती की हुई है, MW है ये, मेगावाट, ठीक है। कहाँ गया, हाँ जी, इसको कट कर दीजिए, ये MW है, मेगावाट। डार्क स्काई रिजर्व की हम बात करते हैं। डार्क स्काई रिजर्व जो है ये बेसिक क्या है, ये हमारा जो डिपार्टमेंट है साइंस एंड टेक, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक। ये इसको कट कर दीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, इसका क्या बना दिया, SST, ठीक है। सो इट इज साइंस एंड टेक। अब ये क्या होने वाला है, जैसे कि आपको नेम से पता चलता है डार्क स्काई रिजर्व, डार्क स्काई को हम क्या करने वाले हैं, ऑब्जर्व करने वाले हैं, देखने वाले हैं। सो वो बेसिकली क्या रहने वाला है कि हमने अपना भारत का पहला डार्क स्काई एक रिजर्व बनाया है। हमने कहाँ बनाया है, ये हैनले में बनाया है, ठीक है। हैनले कहाँ है, ये लद्दाख में। किसके पास, चांगलांग जो है वन्य जीवन अभ्यारण्य है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका हिस्सा है ये हैनले लद्दाख में, जहां हमने ये बनाया है, इसको सेटअप किया है। और ये क्या है, ये भारत का पहला इतने ऊंचे स्थान पर होने वाला डार्क स्काई रिजर्व है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने ऑप्टिकल, इंफ्रारेड, गामा किरण भरी दूरबीनें रखी हुई हैं, सेटअप की हुई है। आप वहां जा सकते हो, दूरबीनों से आप जो है स्काई को देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए ये किया गया है। इसका फायदा क्या होगा, इसका जो खगोल विद्या जो होती है ना, एस्ट्रोनॉमी, उसमें इसका फायदा मिलेगा। दूसरा ये क्या करेगा, अब ये जो चांगलांग जो वन्य जीवन अभ्यारण्य है, वहां पर ये क्या होगा, वहां पर ये पर्यटन को बढ़ावा देगा। एंड पर्यटन को जब बढ़ावा देगा तो इससे वहां के रहने वाले, आसपास के रहने वाली अर्थव्यवस्था जो है वो भी बढ़ने वाली है, वो भी सुधरने वाली है। तो ये जो है बेसिकली किया जाएगा। अब आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है हैनले कहाँ है, लद्दाख में है, ठीक है। हैनले कहाँ है, लद्दाख में है। और यहाँ क्या करने हैं, हम 3 तरीके की ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और जो है गामा किरण भरी जो है दूरबीनें वहाँ पर लगाने वाले हैं, ठीक है। अब जब आपका साइंस का पोर्शन होगा, वहाँ पर ऑप्टिकल क्या होता है, इंफ्रारेड क्या होता है, गामा की जो रेज क्या होती हैं, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। हाँ जी, साइंस एंड टेक करंट अफेयर, हाँ जी, हाँ साइंस एंड टेक करंट अफेयर टू द पॉइंट मैं करवा रही हूँ ना, तो वो वाला साइंस एंड टेक। अच्छा, वैसे वाला साइंस एंड टेक, वैसे वाले साइंस एंड टेक में इंग्लिश की टर्म बहुत ज़्यादा आ जाती है, फिर वही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। अदरवाइज मुझे करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, इंग्लिश में ही चलता है ना, हाँ, तो चलिए वो पता चल जाएगा जैसे भी होगा। नहीं, अगर होगा तो उसमें भी ट्रांसलेट करके ही मिलेगा। जो मैंने इंग्लिश वालों को मटेरियल दिया हुआ है, मिलता तो आपको भी वही है जो मैं बनाती हूँ ना। इवन इको का भी आपको जो मैंने बनाया हुआ है वही मिला हुआ है, जो मैंने इंग्लिश मीडियम के लिए दिया हुआ है वही, आई थिंक उसका हिंदी ट्रांसलेशन करके आपको मिला हुआ होगा। चैप्टर वाइज कैसे हैं आपके, मुझे बताइए। आपने इको कंप्लीट हो गया आपका? नोट्स नहीं देखे, पढ़ते भी नहीं हो? अच्छा, वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो आपको डिक्टेटेड नोट्स देते हैं उनसे ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। बुक का क्या रहता है कि वो अगर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता है मेन से रिलेटेड, तो उसमें से वो देख लो, ठीक है। वो भी आपका बढ़िया स्टाइल है, आप बल्कि मैं बोलूँगी उसी के थ्रू करो आप। सो बात वही आ जाती है, बात वो है सबसे अच्छी कि आप करते हो,
बताते सबको है, कोई करता है कोई नहीं करता है, वही वाला सीन हो जाता है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, नियम कर्व नहीं है, वक्र नहीं है ये, ठीक है, हाँ जी कर्व ही है बेसिकली इसको, और ऐसे ही लिखोगे आप रूल कर्व, और ये नाम काट दीजिए रूल कर्व। अब ये रूल कर्व क्या है? किसी भी तरीके के जलाशय जो होते हैं या फिर किसी भी तरीके की रिवर जो होती है, उन रिवर में एक लेवल होता है, उस लेवल तक वहां पर पानी जो है भरा हुआ होना चाहिए। तो ये रूल कर्व क्या है? रूल जो कर्व है ये एक मानक है जल का, किसी भी जलाशय में जहां तक पानी का भरे रहना सही रहेगा। अगर वो उसको कवर कर जाता है, उसको अप कर जाता है, तो फिर वो खतरे का निर्देश होगा। सो अगर मैं आपको बोलूं कि अब कभी भी किसी भी तरीके की फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो वो उसके पीछे कभी कभी एक रीज़न दिया जाता है क्या, कि पीछे से पानी ज़्यादा छोड़ दिया था, ठीक है, पीछे से पानी ज़्यादा छोड़ दिया था। तो हर एक जलाशय का अपना एक रूल कर्व होता है, मतलब एक मानक होता है जहाँ तक पानी भरा हुआ होना चाहिए। उसके ऊपर या नीचे ये खतरे के जो है एक खतरे का एक साइन हो सकता है। इस वजह से हमने अभी रूल कर्व पढ़ा है। अभी ऐसी छोटी छोटी टर्म यूपीएससी की बड़ी फेवरेट होती है, वो बोल देते हैं रूल कर्व किससे संबंधित है, या जो ये रूल कर्व होगा ये किससे रिलेटेड है। तो उसमें तो हम कुछ भी डाल सकते हैं, बट आपको पता होगा ये जलाशय से रिलेटेड है। वहाँ पर सारीकरण मतलब कि वहाँ ये टैबुलेशन की फॉर्म में क्या देता है, मानक देता है कि किस तरीके से जो है ये होने वाला है। हो गया? अब ये कहाँ पर है? अभी ये क्यों न्यूज़ में रहा था? अभी ये न्यूज़ में इसीलिए रहा था क्योंकि मुल्ला पेरियार जो एक रिवर है केरला में, उसकी वजह से ये न्यूज़ में रहा था कि उसका जो रूल कर्व है वो ऊपर नीचे हो रहा था। इस वजह से रूल कर्व ये वर्ड जो है वो न्यूज़ में रहा था। नेक्स्ट आ जाता है क्या? हाँ जी, कम होने पर ड्रोट का खतरा हो सकता है, सूखे का खतरा हो सकता है, ज़्यादा बढ़ जाता है तो बाढ़ का खतरा हो सकता है। जल स्तर बढ़ जाता है, हाँ जी। सो अब वो बेसिक क्या हुआ है कि वो तो क्या होता है, थोड़े थोड़े ऊपर नीचे करने की वजह से इधर उधर हो जाता है। मोस्टली क्या देखा जाता है कि रूल कर्व का मतलब ये है कि इतना तो बस खतरे का निर्देश ही हो चुका है, ठीक है। सो हर एक जलाशय को अपने रूल कर्व का ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है क्या, मिशन जीवन। पहले भी मेंशन किया है हमने इसको, हाँ जी। सो ये जो है मिशन जीवन या फिर लाइफ, दैट इज यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, लाइफ फॉर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के लिए जो है हम जीवन को समर्पित करने वाले हैं। ये जो है इसको कब बेसिकली बोला गया था, हाँ जी, ये 16 नहीं है, ये 26 है। COP 26 जो ग्लासगो में हुई थी, ये हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री जी, उन्होंने इसका नारा दिया था, मिशन जीवन या मिशन लाइफ। इसमें उन्होंने बोला था कि हमारा एक लक्ष्य होने वाला है कि हम 2022 से 27 के लिए पर्यावरण को संरक्षित करने का सोच रहे हैं। इसको इंक्यूबेट जो है ये वर्ड था जिसको ऐसे ही हिंदी में लिख दिया गया, इंग्लिश में भी लिख दिया गया है। मैं आपको बता देती हूँ क्या है इंक्यूबेट। ये जो वर्ड है ये निकला है किससे, इंक्यूबेशन से। इंक्यूबेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप किसी को जीवन दे रहे हो और उसको साकार कर रहे हो। मीन्स जैसे कि जो माँ होती है वो एक छोटे से बच्चे को मतलब लाइफ देती है, तो वो 9 मंथ तक क्या कर रही होती है, उस बच्चे को फॉर्म दे रही होती है। सो नॉर्मल सेल होता है, ठीक है, नॉर्मल सेल होता है। ये सेल फिर क्या बन जाता है, ये सेल फिर फीटस बनता है, मतलब बच्चा बनता है। तो उसके अंग बनने स्टार्ट होते हैं। तो उसमें क्या कर रही है, जो माँ है वो बच्चे को फॉर्म दे रही है। फॉर्म मतलब उसको आकार दे रही है। सो वो आकार बेसिकली उसको हम बोलते हैं क्या, इंक्यूबेशन। तो मिशन लाइफ को आकार कौन देगा, वो देगा नीति आयोग। आकार कैसे देगा कि इस मिशन लाइफ में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या होने वाला है से मतलब कि इसमें किस किस तरीके की क्रियाएं की जाएंगी, क्या क्या गतिविधियां इसमें होंगी। उनके बाद हम फिर क्या देखने वाले हैं कि इसका मुख्य रूप से कार्यान्वित कौन इसको करेगा, मीन्स इसको कौन इम्प्लीमेंट करेगा। तो
इसको इम्प्लीमेंट करने वाला है कौन? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, सो ये रहेगा क्या? मिशन जीवन या मिशन लाइफ। तो यहाँ पे आप लिख लेना इंक्यूबेट। इंक्यूबेट का मतलब उसको आकार कौन दे रहा है? वो दे रहा है नीति आयोग, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। हाँ जी बिल्कुल अजय, वो फेल हो जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाता है मावलू गुफा। जो मावलू गुफा है ये क्या है? ये जो पूर्वी खासी झील्स हैं, झील हैं, वहाँ पर ये उनके सोहावा जिले के पास में ये रहता है। ये बेसिकली क्या है कि हमने बेसिक क्या किया है, यहाँ पर लिख लीजिए IUGF। क्या है ये? एक इंटरनेशनल यूनियन है, लिख दीजिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस, IUGF। मैं लिख देती हूँ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस। ये एक इंटरनेशनल यूनियन है जियोलॉजिकल साइंस। अब इनका काम क्या है? IUGS क्या करती है? ये एक सूची बनाती है। ये इन्होंने सूची बनाई हुई है 100, वहाँ पर ये क्या करती है? 100 साइट मतलब जगह, तो 100 जगह की ये एक सूची बनाती है जो कि जियोलॉजिकल मतलब कि भूवैज्ञानिक तौर पर किस तरीके से वो वहाँ हेल्प कर सकता है। अब जो गुफाएं होती हैं, वो गुफाएं जो हैं, उन गुफाओं को हम बोलते हैं क्या कि वहाँ पर हमें बहुत सारे सोर्सेज मिल सकते हैं। गुफाओं से हमें बहुत सारे मिनरल्स मिल सकते हैं, सोर्सेज मिल सकते हैं। तो इस वजह से वो क्या हो जाती है? एक महत्वपूर्ण साइट हो जाती है। तो IUGS है, उसका काम है क्या कि सारणी बनाना। ये क्या है? भूवैज्ञानिक विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय संघ है जो भी भूवैज्ञानिक साइटें होती हैं उनकी लिस्ट बनाता है। तो हमारी जो मावलू जो गुफा है वो इसकी 100 नंबर की एक साइट में ऐड ऑन हो चुकी है। ठीक है, वो एक यूनिट में ऐड ऑन हो चुकी है। सो इस वजह से मेघालय जो है, इस वजह से आपको मावलू गुफा जो है प्लेसेस इन न्यूज़ कि न्यूज़ में कौन कौन से स्थान रहे हैं उसके हिसाब से ये आपको पता होनी चाहिए। कहाँ है ये? मेघालय में है। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हो गया। सो अब आपके 10 कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ जी, मावलू मावलू ठीक है, सो ये जो है ये रहती है। अब 10 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए ये पढ़िए आप, और पिछला मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ। 2 मिनट का नहीं, चलिए इस बार मैं 3 मिनट का टाइम दे रही हूँ, सब कुछ पूछ सकती हूँ। मैंने क्या बोला था फर्स्ट क्लास में? मेरे खौफ में रहिएगा कि मैं कभी भी किसी भी क्लास में, तो वही तो बात है ना। अभी ये बताइए, प्रीलिम तो आपको देना ही है ना, क्या ही फर्क पड़ता है कि क्लास हो या ना हो, प्रीलिम फिर भी देना ही है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी याद करने हैं और ये भी। हाँ जी, क्या 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 बनाया जाएगा? डार्क स्काई रिजर्व। देखिए जितना ऊंचाई पर बनाया जाएगा उतना ही फायदा होगा उसको देखने में, और जितना क्योंकि ऊंचाई पर होगा तो उससे क्या होगा? आसपास की चीजें नहीं दिखेंगी। ऊंचाई पे होगा तो सीधा आकाश को देख सकते हो। अगर किसी ऐसे रेजिडेंशियल एरिया में, मान लीजिए दिल्ली में कहीं कर देते हैं, तो देख पाएंगे क्या? नहीं। तो यही वाली बात हो जाती है। हाँ जी, ऑनलाइन में भी सबसे पहले मैं सुनने वाली हूँ, किन्होंने पूछा था? हाँ, देख रहे हो ना, विनोद से पूछने वाली हूँ। लास्ट जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं सबसे रिलेटेड।
आप सबको तो पता भी नहीं है, एंथ्रोपोलॉजी में पिक्चर्स के थ्रू पढ़ाती हूँ मैं, ठीक है। सो पिक्चर्स में ये मेरा फेवरेट डायलॉग है, फेवरेट पिक्चर है, उसमें मैं अलग अलग उनके लिए इमोजीज और वो डाल के वो पढ़ाती हूँ। अगर एक मैं दिखाऊँ ना आपको, उन बोर्ड पे नहीं दिखा पाऊँगी आपको, ऐसे ही दिख। अरे तो ये पिक्चर थोड़ी, मतलब ये पिक्चर लिया हुआ है, इसमें मैं चेंज करती रहती हूँ। ऊपर लिखा हुआ है, देख रहे हो ना विनोद, कैसे फेमिनिज्म के चक्कर में जॉइंट फैमिली के कॉन्सेप्ट को घुमाया जा रहा है। तो ऐसे जो भी कॉन्सेप्ट होता है उसके बेसिस पे नेम चेंजेस करके इससे उनको कॉन्सेप्ट याद रह जाते हैं। चलिए 3 मिनट का टाइम है, वेस्ट नहीं करना है। जैसे देखिए यहाँ ज्योग्राफिकल रीजन तो बाद में ही मैटर करता है, पहला जो मैटर करता है वो है पॉपुलेशन डेंसिटी, कि कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, और दूसरा ये इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है ये मटेरियलिस्टिक हो चुकी है। मटेरियलिस्टिक मीन्स व्हाट, ऐसा हो सकता है कि एक ही घर में आपको 2 से 3 कार देखने को मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा वो पोल्यूशन कर रहे हैं। सो इस वजह से ये सब चीज़ें जो है बढ़ती ही चली जा रही है। और अब सेकेंडरी तौर पर उसका ज्योग्राफिकल रीजन आता है कि इसके आसपास का जो एरिया है वो हवाओं के थ्रू, मीन्स हवाओं का रुख क्या है, हवाओं का रुख ऐसा है कि उनकी तरफ से हमारी तरफ एयर जो है वो फ्लो होती है। तो अब अगर वहाँ कुछ ऐसा हो रहा है तो एयर हमारी तरफ आती है, दिल्ली की तरफ, तो इस वजह से भी वो जो है अफेक्टेड होता है। क्या कर रहे हैं? पार्टी मांग रहे हैं? अभी भूल जाइए सब कुछ, इस टाइम पे सिर्फ सन्यास आपको याद होना चाहिए, सन्यासी बन जाइए। चलिए अभी मैं सुनती हूँ। 3 मिनट खत्म हो चुके हैं आपके, इट्स अप टू यू। नामीबिया से ही लाए हैं और उनको कुनो नेशनल पार्क में ही हमें बिठाना है। चलिए पूछूं? हाँ जी रंजन, सबसे पहले राजन, ओके राजन फंसते हैं सबसे पहले, और राजन मुझे बताएंगे अमूर बाज के बारे में पहले तो, जितना याद है। नहीं, पिछला भी पूछूंगी मैं, पहले पिछला फिर आज का। चलो ठीक है, चलो। तबीयत डाउन है, मेरा भी डाउन है, इसलिए आपसे सिंपैथी रख रही हूँ मैं, अदरवाइज नहीं रखती। तो मुझे आप बता दीजिए, भारतीय वन्य जीवन संस्थान, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII के बारे में बताइए। हाँ जी, ऑनलाइन में सभी लिखेंगे, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारतीय वन्य जीवन संस्थान, इसके बारे में मुझे बताइए, और ये कहाँ और क्यों आया था न्यूज़ में। राजन? नहीं, अच्छा चलो ये बता देती हूँ, ये जो जहाँ पर हमने पुनः स्थापित किए थे ना, तो वो तो पूछा ही नहीं है मैंने सिर्फ ये पूछा है। भारतीय वन्य जीवन संस्थान, ओके। हाँ जी आप बताएंगे, चंद्रमणि ना? हाँ जी बताइए।
एकेडमिक कोर्सेज जो हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके हाँ जी, एक बारी मैं ऑनलाइन में चेक कर लूँ। वेरी गुड सुष्मिता, 1982 देहरादून। वेरी गुड तनु। हाँ जी वेरी गुड फातिमा, वेरी गुड। हाँ जी राजन, पनिशमेंट मिलेगी अभी। जो कोई नहीं सुना पाएगा ना उसको मैं पनिशमेंट दूंगी, ठीक है। सो अभी आप देख लीजिए आपकी पनिशमेंट क्या है। हाँ जी राजन देख लीजिए, SATAT एक प्रोग्राम है ये, ठीक है, एक प्रोग्राम है ये। मैं नहीं बताऊंगी क्या है, ऐसे ही आप इसको टाइप करोगे, ऐसे ही इंग्लिश में आपको इसकी टर्म मिलेगी, उसको हिंदी वाला आप पढ़ के लेके आओगे, ठीक है। नोट्स बना के लाओगे प्रॉपर, याद होना चाहिए मुझे, ठीक है। चलिए इतना आपको करके लेके आना है। ओके नेक्स्ट, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ओके हाँ जी, अभी आप बताएंगे मुझे, बता दीजिए महानदी नदी के बारे में। देखिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि अभी क्लास में बैठ के ही आपने मुझे 2 सेकंड में याद करके सुना दिया। उसको याद करना तो मुश्किल होता ही नहीं है, याद रखना मुश्किल होता है। महानदी ओरिजिन कहाँ है? छत्तीसगढ़। वेरी गुड। ये मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही कि आप एग्जैक्ट मुझे बताओगे, बट हाँ पता होना चाहिए। महानदी नदी, हाँ जी ऑनलाइन में अगर आपको याद आए किसी को तो बता सकते हैं। सिहावा, हाँ जी। और बताइए। वेरी गुड। इसमें लेफ्ट और राइट ट्रिब्यूटरीज थी और उनके ऐसे ही कुछ नेम थे। वेरी गुड वेरी गुड। राइट में थी ओंज, ओंज वगैरह, हाँ जी। हसदेव लेफ्ट में थी। ओके और बताइए। वेरी गुड, ये थे राइट में। ओके चलिए दूसरा क्वेश्चन सुनाइए आप मुझे। कार्बन कैप्चर और स्टोरेज। ओके ओके। प्लांट किसने बनाया है ये? ओके सही से नहीं कर, देखो आपका फ्लो ही टूट चुका है, ऐसे नहीं काम चलेगा। एक क्लास के लिए जब भी आपका क्लास शेड्यूल होता है ना, ये सोच लिया कीजिए कि उससे पहले जितना भी हो चुका है, जितना भी मतलब जितना भी, मैं वो सुनने वाली हूँ। तब तो अभी फ़ायदा क्या होगा, हम आगे क्लास करते चले जाएं, पीछे का भूलते चले जाएं। बताइए क्या फ़ायदा होगा क्लास में यहाँ याद करवाने का? क्या फ़ायदा होगा? याद करना कभी मुश्किल होता ही नहीं है, मुश्किल होता है याद रखना। समझ रहे हो? ठीक है हाँ जी। सो अभी आप अपनी पनिशमेंट सुन लीजिए। सो UNSC, ठीक है, कंप्लीट बहुत अच्छे से करके लेके आओगे। प्रॉपर नोट्स, आपका काम क्या है, प्रॉपर इसके नोट्स हिंदी में आज ही जाके, डेडलाइन है 10 बजे, 10 बजे मुझे फ़ोटो भेज देनी है आपने। आपको भी यही करना है। UNSC 10 बजे तक मेरे पास फ़ोटो आ जानी चाहिए, ठीक है। ओके हाँ जी। नहीं, टेलीग्राम, मेरे टेलीग्राम पर। हाँ तो ये इनसे पूछिए। हाँ जी बता दीजिए इनको टेलीग्राम ID। जिनको ज़रूरत है सिर्फ उनके लिए। NR2206 NR2206। वेरी गुड निगम, वेरी गुड। हाँ जी ऑनलाइन में नहीं कोई फंस रहा, बताइए। ऑनलाइन वालों को भी पनिशमेंट देनी है मुझे। उसमें इंग्लिश मीडियम में बहुत फंसते हैं, बहुत मज़े आते हैं, पर वो काम भी करके लेके आते हैं।
बट हाँ आप भी इतने ही सिंसियर हो, बल्कि उनसे ज़्यादा सिंसियर हो ऑफलाइन में, तो जो मुझे पता चला है, ठीक है, जो मैंने ऑब्जर्व किया। हाँ जी चलिए आप बताएंगे, आप मुझे बता दीजिए मिशन जीवन या मिशन लाइफ के बारे में। कोई बात नहीं। हाँ जी ऑनलाइन में बताइए। हाँ जी, हु इज राधे यादव? ओके ओके ओके। ओके हाँ जी बताइए। आज आपका गला खराब है ना, मुझे समझ आ ही नहीं रहा है आप क्या बोल रहे हो, पर चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी क्या 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 है? अच्छा शहर, हाँ तो ग्लास, अगर कहीं पर भी कोई भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है तो वो जहाँ होती है उसी के शहर के नेम पर उसका नेम पड़ जाता है, तो ये तो सिंपल सी बात है। जो प्रदूषण है उसको कम करना है। ओके वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी चलिए नेक्स्ट। हाँ जी आप बताएंगे। नहीं ये नहीं बताना है, आप मुझे बताएंगे डार्क स्काई रिजर्व के बारे में। हाँ जी कहाँ पर? हेनले। हाँ जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साइंस एंड टेक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक बोथ आर डिफरेंट। हाँ जी हो गया। और क्या है? तीन। हाँ जी राधे आप बताइए। हाँ जी किस तरीके की दूरबीन लगाई जाएगी? सिर्फ गामा, ऑप्टिकल, इंफ्रारेड एंड गामा, ठीक है। आज आप सब, मेरा तो चलिए एनर्जी लो है ही, पर आप सब में आज कुछ एनर्जी नहीं है, आज नहीं अच्छे से कर रहे हो आप, कोई वो चक्कर होता ही नहीं है। सबकी है ना, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट मैं आगे स्टार्ट करवा दूँ, ठीक है। जब भी होगा, अब मेरी बात ये लिख लीजिए, जब भी नोटिफिकेशन आएगा कि कल क्लास है, उससे पहले चाहे रात को जग के करो, जितना कम हो चुका है वो सारा का सारा टिप्स पे होना चाहिए। मैं बीच में से कुछ भी सुन सकती हूँ। वही नहीं पूछूंगी मैं, वही नहीं पूछूंगी मैं, ठीक है। चलिए अभी आगे हम स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम आगे स्टार्ट कर देते हैं। पहला आता है क्या? प्रदूषण। मरेंगे यही मरेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। देखिए अभी तो मुझे नहीं मरना है, मेरी तो खाना मत, ठीक है। हाँ जी प्रदूषण जो है, सीसा मीन्स लेड प्रदूषण के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली ये किसने किया है? ये एक रिपोर्ट दी गई है, तो दो लोगों ने ये मिलकर रिपोर्ट दी है। पहला कौन है? नीति आयोग। दूसरा क्या है?
CSIR। अब CSIR ने और नीति आयोग ने दोनों ने मिलकर जो है एक रिपोर्ट जो है पब्लिश करी है। अब उसमें क्या बताया गया है, उसमें बताया गया है कि कुछ लाइक स्टेट हैं, कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिन प्रदेशों में रक्त में ये जो लेड होता है, ये जो लेड होता है जिसको सीसा बोलते हैं, ये क्या होता है, ये रक्त में जो है वो मतलब कि शामिल हो जाता है और उससे ये जो हीमोग्लोबिन होता है, देखिए नॉर्मली जो हीमोग्लोबिन होता है, जैसे हम क्या बोल देते हैं, हम ये बोल देते हैं किसी को भी ब्लड को मेजर करके कि मेरे में तो 11 ग्राम खून है, ऐसे बोल दिया जाता है। जब भी आप चेक करवाने जाते हो वो चेक करके आपको बताते हैं ना आप में 12 है 13 है। सो नॉर्मली क्या होता है, जो मेल होते हैं, मेल के लिए 15 to 16 15 से 16 ग्राम का रहता है एंड जो फीमेल होती है उनके लिए 13 से 14 ग्राम का रहता है। ये क्या है, मानक है। सो ये जो बताया जाता है ग्राम, ये क्या होता है, ये खून नहीं होता है, ये ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल होता है। ठीक है, ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल होता है। अब यहाँ पर आप एक नॉर्मल सी बात समझ लीजिए कि हमारा जो ब्लड होता है उसमें 2 बेसिक फंक्शन माने जाते हैं। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ब्लड। ब्लड में होती है 2 चीजें, एक ब्लड में होता है प्लाज्मा, ठीक है, दूसरे होता है इसमें ब्लड सेल। रक्त कण। अगर आप ब्लड को पकड़ोगे, निकाला आपने, सपोज करो हमने पकड़ लिया राजन कोई, और राजन को पकड़ के हमने इनका जो है, हाँ जी, ब्लड निकाल लिया, तो फिर हम क्या करेंगे, इस ब्लड को पूरी रात तक हम इसको रखेंगे। पूरी रात तक मीन्स ओवरनाइट इसको रेस्ट पे रखेंगे, हिलाना नहीं है। उससे क्या होगा, उससे जो ब्लड होगा ना वो 3 चीजों में बट जाएगा। ब्लड ही रहेगा कंप्लीट, पर वो 3 चीजों में बट जाएगा। अब वो 3 चीजें क्या क्या होंगी, जो आपको येलो पोर्शन दिखाई दे रहा है वो होगा प्लाज्मा। जो आपको रेड पोर्शन दिख रहा है ना, ये है RBC, रेड ब्लड सेल, ठीक है, लाल रक्त कण। फिर ये आता है व्हाइट वाला पोर्शन, ये होता है WBC एंड प्लेटलेट्स, ठीक है, WBC एंड प्लेटलेट्स। तो सफेद या श्वेत रक्त कण एंड प्लेटलेट्स को तो प्लेटलेट्स ही बोला जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ये कब, जब ओवरनाइट रखा जाता है। तो इसका मतलब जो ब्लड है, ब्लड को हम, ब्लड सेल को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। एक हो गया क्या, RBC रेड ब्लड सेल, एक हो गया क्या WBC, और दूसरा हो गया क्या, प्लेटलेट्स। RBC जो होता है उसमें आयरन रिच का मतलब क्या होता है कि इसमें आयरन की मात्रा अधिक है। सो इसमें आयरन रिच एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन को तो हिंदी में प्रोटीन ही बोलते हैं। सो आयरन से भरपूर प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, हीमोग्लोबिन, जिसको हम बोलते हैं क्या, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। अब ये जो हीमोग्लोबिन होता है, ये हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, इसका काम होता है, ये जो हीमोग्लोबिन होता है ना, ये रेड ब्लड सेल, जो में रेड ब्लड सेल की शेप होती है ऐसी, ठीक है, सबसे बड़ा होता है रेड ब्लड सेल की जो है शेप ऐसी होती है। एक बार आपने ये तो देख लिया है, मैं दिखाऊंगा यहाँ पे आपको एक्चुअली में रेड ब्लड सेल कैसे होता है। नहीं, हम ये नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे, ठीक है। यहाँ आप देख लीजिए, ये इतना बड़ा पोर्शन में होता है रेड ब्लड सेल,
ये छोटे पोर्शन में होता है प्लेटलेट्स और ये होता है क्या, WBC। अब ये रेड ब्लड सेल में जो ये रेड कलर या ये जो हीमोग्लोबिन होता है, इसका काम होता है पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाना। इसका काम होता है पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाना। तो अगर आपसे पूछूं मैं कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कौन कैरी करवाता है, तो वो कैरी करवाता है आरबीसी। पर ये आरबीसी क्या होते हैं ना, इन आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब कि इनको कोई डायरेक्ट करने वाला नहीं होता है। इस वजह से अगर ये आए हैं लंग्स तक पहुँचे, ये लंग्स में क्या है, लंग्स में ऑक्सीजन नहीं है। लंग्स में मान लीजिए कोई और गैस हो गई, हार्मफुल गैस होगी, मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इनको नहीं पता चलता कि इन्होंने किसको पकड़ा है, बस अपने पीछे बैठा लेते हैं। ये इन्होंने क्या किया, अपने पीछे बैठा लिया किसको, अपने पीछे इन्होंने बैठा लिया कार्बन मोनोऑक्साइड को। और थोड़ी थोड़ी हर सेल को, हर जो सेल होता है, सेल को हम क्या बोलेंगे, कोशिका, हर कोशिका को थोड़ा थोड़ा देते चले जाते हैं। कोशिका को चाहिए ऑक्सीजन, कोशिका को मिली क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कोशिकाएं मर जाती है। जैसे ही आपकी बॉडी की सारी कोशिकाएं मरी, आप भी मर जाओगे। सो ये किसका काम है फिर, हीमोग्लोबिन का। एक्चुअली में होता क्या है, ये हीमोग्लोबिन में लेड की मात्रा घुल जाती है और ये बच्चों में ज़्यादातर होता है, और उसकी वजह से फिर उनको और बाकी सारी जो है वो क्या हो जाते हैं, वो बहुत ऐसे हो जाते हैं कि कोई भी बीमारी उनको पकड़ लेती है आराम से, वल्नरेबल हो जाते हैं। वल्नरेबल बोलना चाहती थी बट उसका हिंदी बेसिकली क्या है, सुबेद जो है वो उस तरीके से हो जाते हैं। तो फिर उनको कोई भी बीमारी आराम से, कोई भी रोग आराम से पकड़ लेता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। सो ये है आपका बेसिक मैकेनिज्म। ठीक है, सो चलिए अब हमें फाइल ओपन करनी पड़ेगी। ठीक है, सो आई थिंक ये आप सबने बना लिया होगा, नहीं? अरे मैं क्या बताती, आपको बनाना चाहिए था। सबसे ज़्यादा ब्लड में होता है आरबीसी, उसके बाद होता है प्लेटलेट, सबसे कम मात्रा में होता है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, सो 6000 होते हैं ये पर मिलीलीटर, 6000 पर मिलीलीटर लिख देती हूँ मैं यहाँ पे ताकि आपको सही लगे। 6000 पर मिलीलीटर, ये होता है 1.5 to 4.5 लाख, और ये होते हैं 4 to 5 मिलियन पर मिलीलीटर। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे स्मार्ट है, बना लिया। to 4.5 लाख पर मिलीलीटर तो रहने ही वाला है। हीमोग्लोबिन का लेवल, और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में मेल में 5 to 5.5 लीटर होता है एंड फीमेल में 4.5 to 5 लीटर होता है ब्लड। इतना ब्लड का क्वांटिटी होता है। सो ग्राम में वो हीमोग्लोबिन लेवल बताया जाता है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है, अब आप समझ गए होंगे रक्त में ये सीसा जो है ये किस तरीके से फैलता होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। अब
अगर हम लेड की, ये जो लेड आपको दिखाई दे रहा है, इसकी प्रकृति, इसके नेचर के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये एक प्राकृतिक जहरीली धातु है। ये पृथ्वी की जो क्रस्ट है, जो पपड़ी है, उसमें पाई जाती है। अब ये कहाँ से बेसिकली हमें मिलती है, कि इसका जहरीली धातु का मिलने का जो सोर्स है, जो इसका योगदान करता है, जो कंट्रीब्यूटर है, वो कौन है, कि खनन, माइनिंग से मिलती है, स्मेल्टिंग, प्रगलन से मिलती है, या शोधन उद्योग से ये जो है हमें मिलती है। अब प्रगलन बेसिकली क्या होगा, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। सो प्रगलन का मतलब क्या होता है कि जब आप नॉर्मल, एक वर्ड बोला जाता है क्या, कि जब आप किसी धातु से, ठीक है, जब आप एक अयस्क से आप उसको मतलब उसका प्रगलन करते हैं, आप उसको पिघलाते हो, एंड उसको जब आप नई धातु उससे बनाते हो तो उसको हम बोलते हैं क्या, प्रगलन। तो उस वजह से भी ये जहरीली धातु जो है वो उसमें भी ये बनती है, और तब इसमें उसका योगदान माना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है क्या, माध्यमिक तौर पर जो असंगठित कॉस्मेटिक उत्पाद है, कॉस्मेटिक उत्पाद, अब ब्यूटी, ठीक है, दैट इज नॉट ओनली द ब्यूटी पार्लर, दैट इज ऑल्सो फॉर द मेल एंड फॉर द फीमेल, दोनों के लिए ही, मेल के लिए भी, फीमेल के लिए भी। आज के टाइम नहीं, ये नहीं है कि फीमेल के लिए ज़्यादा है। फीमेल अगर एक लेती है, इतने में फीमेल अगर 4 से 5 लेती है, इतने में मेल एक सिंगल ही ले लेते हैं, ठीक है। अब आप ये समझिए कि उनके वो भी डिओड्रेंट यूज़ करते हैं, वो भी वैक्स यूज़ करते हैं, हेयर वैक्स, डीओ भी यूज़ करते हैं, हेयर वैक्स भी यूज़ करते हैं मेल। आपको हेयर वैक्स नहीं पता, उसको हेयर वैक्स बोल देते हैं। सो अब अगर ये हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, हीमोग्लोबिन में घुल जाता है तो ये मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये किसको अफेक्ट करता है, ये बच्चों को जो है अफेक्ट करता है। तो बच्चों को सबसे ज़्यादा ये पकड़ता है, एंड फिर हीमोग्लोबिन में ये घुल जाता है, एंड देन उनके मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करता है। इतना आपको पता होना चाहिए। उसको तो जो पशु होते हैं उनको खिलाने के लिए भी यूज़ कर लिया जाता है, खल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एक सेकंड, हाँ आप क्या पूछना चाहते हो? हाँ जी, मैं आगे बढ़ा देती हूँ। चलिए नेक्स्ट आप देख लीजिए, संपीड़ित बायोगैस, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है, अब ये है क्या, ये एक कचरे से उत्पादित शुद्ध बायोगैस है, ठीक है। हाँ जी, कहाँ पर? कहाँ पे? झारखंड, वो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, उसको आप ठीक कर लीजिएगा, छत्तीसगढ़ है। अब क्या है, कचरे से उत्पादित एक तरह की शुद्ध बायोगैस है। इसको कौन लेकर आया है? इसे केंद्रीय जो पेट्रोलियम मंत्री है, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं कि इसको हम मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बोलते हैं, तो वो इसको लेके आई है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, तो वो इनको लेके आई है। कहाँ पर हमने ये बनाया है, ये संपीड़ित बायोगैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये हमने संगरूर जो है पंजाब में बनाया है। हाँ जी, बायोगैस ना, नहीं बायोगैस इज अ नेचुरल गैस ना। हाँ जी, संगरूर है पंजाब में, आप ये देख लीजिएगा, संगरूर इन दी पंजाब, वहाँ पर हमने ये जो है सेटअप किया है, ठीक है। हाँ जी, ताकि आप समझ लीजिए, ऐसे है ये, ठीक है, समझ लोगे अभी, ओके।
अब महत्वपूर्ण क्या है, 2018 में सरकार ने सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, जिसको हम बोलते हैं क्या, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव। और ये सही से नहीं किया गया है, लिखा नहीं गया है सही तरीके से, इसीलिए आप वापस से इसको एक बारी देख लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। तो ये एक प्रोग्राम है, आप सबको इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कौन पढ़ के लेके आएंगे, राजन। उनके लिए ये उन्होंने ये लॉन्च किया था। और ये किस लिए है, ये परिवहन को सुगम बनाने के लिए किया गया है। तो किस लिए बनाया गया है, परिवहन को सुगम बनाने के लिए ये किया गया है। तो आप वापस से समझ लीजिए हम करने क्या वाले हैं, हम एक कंप्रेस नेचुरल गैस जो कि एक बायोगैस होगा, उसका एक संयंत्र लगाने वाले हैं। ये संयंत्र हम संगरूर पंजाब में लगाएंगे। ये क्या होगा, ये एक तरीके का शुद्ध बायोगैस, कचरे से उत्पादित शुद्ध बायोगैस हम बनाने का सोच रहे हैं। उससे हम कचरे को भी यूज़ कर लेंगे और हमें बायोगैस भी मिल जाएगी। ये बायोगैस का हम यूज़ कहाँ करने वाले हैं, इसका हम परिवहन के लिए यूज़ करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि ये सतत के अंदर आता है। अब ये कौन कर रहा है, ये केंद्रीय जो पेट्रोलियम मंत्री है या प्राकृतिक गैस जो पेट्रोलियम, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है वो मंत्रालय जो है वो करके इसको दे रहा है। ठीक है, आई होप आपको सबको समझ आ गया होगा। तो ये उनको करके दे रहे हैं। अब आप नॉर्मल आप देख लीजिए कि किस तरीके से ये प्रोग्राम चलेगा। हम क्या करने वाले हैं, एग्रीकल्चर, कृषि का जो भी कचरा रहेगा, एग्रीकल्चर वेस्ट, एग्रो वेस्ट या कृषि का कचरा जो रहेगा वो, जो भी पोल्ट्री होती है, पोल्ट्री में जहाँ हम जो ये होते हैं मुर्गी फार्म जो है, मुर्गियों को रखते हैं, वहाँ जो भी वेस्ट मिलेगा वो वेस्ट, एंड जो भी डेयरी होती है, डेयरी मीन्स दूध का उत्पादन जहाँ किया जाता है, वहाँ भी क्या होगा, वहाँ पर भी बायोगैस से रिलेटेड काऊ का डंग मिल सकता है, बफेलो का डंग मिल सकता है। ठीक है, वो वेस्ट मिलेगा, वो हम लेके जाएंगे कहाँ, इस प्लांट में। फिर इस प्लांट में हम क्या करेंगे, ये क्या होगा, एक बायो सीएनजी प्लांट होगा। अब आपको सबको समझ आ गया होगा क्यों मैं नेचुरल गैस एंड बायोगैस को यूज़ कर रही थी। क्यों, क्योंकि नेचुरल गैस का ही होगा बायोगैस प्लांट। फिर उससे क्या किया जाएगा, एक कंप्रेसर का मीन्स गैस बना लेंगे। गैस को फिर क्या करना होता है, गैस को हमें भंडारण करना होता है। और भंडारण कैसे हो सकता है, भंडारण हो सकता है उसको कंप्रेस करके। क्यों, क्योंकि वो एक तरीके की गैस होगी। और गैस को आपको मान लीजिए इस कमरे में आप कितनी गैस जो है वो स्टोर कर सकते हो, भंडार कर सकते हो। ऐसे ही आप उसको एक कंप्रेस करके एक छोटे से एरिया में जो है उसको स्टोर कर सकते हो। तो इसलिए हम उसको कंप्रेस करेंगे एंड देन हम जो है जो फिलिंग स्टेशन होते हैं वहाँ से ये फिल हो जाएगा। आपने देखा होगा कि कितने ही सीएनजी के फिलिंग स्टेशन है, दिल्ली में भी है, देखे होंगे ना। तो उसी तरीके से उसी के प्रिंसिपल पे ये काम करने वाला है। यहाँ से ये तो करेगा ही, साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए क्या हाउस होल्ड तक, घर तक पहुँचाया जा सकता है, घर तक भी पहुँचाया जा सकता है। आपने देखा होगा दिल्ली में अब सिलेंडर की ज़रूरत नहीं है, अब जो है गैस पाइपलाइन के थ्रू ही गैस पहुँचाई जाती है। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी जो है, गैस जनरेटर सेट जो है ये बनाए जा सकते हैं, इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है बायो सीएनजी का यूज़ हो सकता है। अभी क्या है, अभी तो हम जो गैस सिलेंडर में यूज़ करते थे उसी गैस को हम उपलब्ध करवा रहे हैं। ये क्या, इनका क्या मानना है, इनका मानना ये है कि हम सीएनजी भी उसके थ्रू जो है पहुंचा सकते हैं। अब ये कहाँ है, जहाँ ये प्लांट लगेगा उस प्लांट के आसपास ही तो ये दे पाएंगे, है ना। सो उस प्लांट के आसपास ही ये दे पाएंगे। हाँ जी, अभी तो एलपीजी ही चलेगी। ठीक है, देखो बेसिक क्या है कि हम इतना रिच नहीं हो पाए हैं। हमने जस्ट क्या किया है, ऑल्टरनेटिव निकाला है। सिलेंडर जो बार बार फिल करवाना पड़ता था एंड उसमें भी क्या होता था, वेस्ट होता था। क्यों, क्योंकि पूरा तो कंज्यूम हो नहीं पाता था, पूरा तो हम खर्च नहीं कर पाते थे, नीचे उसमें गैस बची रह जाती थी।
अब क्या हो गया है, जितना आपको चाहिए आप उसको चलाओगे, जितना नहीं चाहिए उसको बंद कर दोगे, और आपको क्या है, कंटिन्यू सप्लाई मिलती रहेगी। आपको ये भी नहीं है कि ब्लैक में कोई सिलेंडर बेच रहा है या ये कर रहा है वो कर रहा है, तो वो भी नहीं किया जाएगा। सो इस तरीके से जो है आपके कंट्रोल में वो आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्या, भारत का जल सप्ताह। ये जो जल सप्ताह है ये 2022 लिख दीजिए यहाँ पर। पहली बार ये 2012 में आया था, अभी इस बार हमने जल सप्ताह 2022 मनाया है। किसने बनाया है, जल शक्ति मंत्रालय ने बनाया है। इनका मानना क्या है कि हमें जल संसाधन को लेकर, मीन्स कि जो मिनिस्ट्री है जल शक्ति की, उनके अंदर एक डिपार्टमेंट आता है, एक विभाग आता है, जिस विभाग को हम बोलते हैं वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट। ठीक है, सो आप लिख दीजिए यहाँ पर वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट, सही दिया हुआ है ये, जल संसाधन नदी विकास विभाग। किसके अंडर आता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। एक बार आप इंग्लिश में भी लिखेंगे ताकि आपको गलती ना लगे फिर। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है डिपार्टमेंट, नहीं जल शक्ति, हमने नेम ही जल शक्ति रखा हुआ है, इंग्लिश में नहीं आएगा ये। ठीक है, उसमें लिख दीजिए डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट। रिवर डेवलपमेंट, ठीक है। सो ये हमने मनाया है, इससे ज़्यादा ये न्यूज़ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बाकी आपको करने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है वन्य जीवन अपराध नियंत्रण ब्यूरो। ठीक है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। हाँ जी, ये नवंबर में, हाँ जी, मनाया गया था ये नोएडा में। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट आ जाता है क्या, वन्य जीवन अपराध नियंत्रण ब्यूरो, जो जिसको हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ये क्या है, ये एक तरह का वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय हम बोलते हैं किसको, स्टैट्यूटरी जो बॉडी होती है उनको। पर जो ये, इसको आपने ये तो बोल दिया कि ये वैधानिक निकाय है, पर इसके पीछे इसको पावर कौन दे रहा है, वो दे रहा है इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। किस मंत्रालय के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर ही आएगा। ठीक है, अब ये क्या, क्यों इसको बनाया गया था, ये क्या काम करता है, इसका काम है कि जो भी संगठित वन्य जीवन अपराध है उन्हीं गतिविधियों से संबंधित ये क्या करेगा, ये सूचना एकत्रित करेगा और उन सूचना को एकत्रित करके ये उपलब्ध करवाएगा। तो इनका जो मेन काम है वो है कि जो भी क्राइम हो रहे हैं उनके अगेंस्ट सूचना को एकत्रित करना और सूचना एकत्रित करके उसको उपलब्ध करवाना। इसके साथ साथ इनका काम होता है कि एक समन्वय बनाना कि जो भी वन्य जीवों से रिलेटेड अपराध हो रहे हैं उनके ऊपर एक तरीके का नियंत्रण ये बना के रख सके। तो ये जो है ये भी काम किया जाएगा। हाँ जी, क्लियर हो गया होगा आप सबको। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाता है क्या, LT। ये जो बेसिक है, इसका जो नॉर्मल नेम है मैं वो आपको बता देती हूँ, LT लेट्स। LT लेट्स का मतलब क्या है, पहले आप इसको इंग्लिश में लिख लीजिए ताकि फिर याद रहे। लॉन्ग टर्म, LT का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म, लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम क्या करना चाहते हैं, दीर्घकालीन, हम इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, कैसे नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा दीर्घकालीन कम एमिशन मतलब कि कम उत्सर्जन। ठीक है, लो मीन्स कम
उत्सर्जन विकास रणनीति, ठीक है, विकास रणनीति। सो अब हमारा मानना क्या है? हमारा मानना ये है कि 2070 तक हम शुद्ध शून्य प्राप्त करने के लिए निम्न कार्बन विकास मार्गों में परिवर्तन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमने जो भी अपने टारगेट बनाए हुए हैं, क्योंकि अब आप ध्यान दीजिए कि हमने अपना जो टारगेट बनाया हुआ था 2025-26 के लिए बनाया हुआ था। सो वो जो टारगेट था हमारा 25-26 का, उसका मतलब क्या था कि हमने लॉन्ग टर्म के लिए, दीर्घकालीन समय के लिए बनाया हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर भी हम दीर्घकालीन समय के लिए हम क्या चाहते हैं, हमने टारगेट रखा हुआ है कि 2070 तक क्या होना चाहिए? शून्य, ठीक है, शून्य जो है ये हो जाना चाहिए। अब 2026 में एक ग्लासगो जो कि हम बोलते हैं ना COP26, सो COP26 से रिलेटेड एंड COP27 से रिलेटेड ये क्या किया गया है कि COP26 में जो बनाया गया था लेट्स, वो आगे ट्रांसफर कर दिया गया है किसे? COP27 को। मतलब क्या होता है कि एक जो है वो दूसरे को आगे ट्रांसफर करती जाती है। सो दीर्घकालीन जो हमने ये एक, आप ये बोल सकते हो कि दीर्घकालीन हमने जो भी एक संकल्प लिया है, ये एक COP26 से आगे ट्रांसफर कर दिया है किसको? COP27 को। सो इस तरीके से ये जो है पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है वो रहने वाला है। ये है, अब ऐसे देख लीजिए आप, जो LEDS है उसका मतलब है लो एमिशन, निम्न एमिशन, मतलब कि एमिशन में हम ले आए हैं किसको? कार्बन उत्सर्जन को। सो ये हमारा टारगेट रहने वाला है, ठीक है। अभी क्लियर हुआ आपको? इंग्लिश में मैं आपको बता देती हूँ, इनका जस्ट काम क्या है, इनका ये काम है कि जो कार्बन है, जो कार्बन का एमिशन हो रहा है, कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, वो कम से कम होना चाहिए। एंड वो जो कम से कम हो रहा है उस मार्ग पर हमें विकास करने की ज़रूरत है, ठीक है। इतना कोई बड़ा कुछ नहीं है इसमें, जस्ट इतना ये किया गया है कि हमें लो कार्बन जो है एमिशन करना है। और वही हम रोना कितने टाइम से रोते आ रहे हैं, पर कोई कुछ करता है क्या? अब आप ये देखिएगा कि अगर किसी के पास पैसा हो तो फिर वही होएगा कि iPhone 13, देन iPhone 14 आ गया, देन iPhone 15 आ गया, देन iPhone 15 Pro Max आ गया। तो एक ही पर्सन के पास 2-2, 3-3, 4-4 फ़ोन होते हैं, ठीक है। सो ये जो है ये चला आ रहा है। हाँ जी, नेट कार्बन एमिशन जो है वो 0 होना चाहिए, ओके। चलिए नेक्स्ट आ जाता है एक्लोफेनाक। एक्लोफेनाक ये है क्या? ये एक दर्द निवारक दवा है जो कहाँ यूज की जाती है? जो यूज की जाती है पशु चिकित्सा में। और इससे क्या होता है, इससे जो इससे गिद्ध जो होते हैं उनकी आबादी को खतरा होता है। क्यों? क्योंकि जो गिद्ध हैं वो निर्भर होते हैं किसके ऊपर? जो भी मान लीजिए ये आप ये देख लीजिए भैंस हो गई या फिर हाँ जी जो गाय हो गई, उनके जो अवशेष बचते हैं उनके ऊपर ये होते हैं। अगर हमने गाय को या फिर भैंस को या इस भी तरीके से किसी भी बड़े जो है पशु हैं उनको अगर हमने एक्लोफेनाक दी होगी तो उनकी हड्डियों में या उनके अवशेषों में उसका कुछ ना कुछ अंग या कुछ ना कुछ कण बचा ही होगा। और गिद्ध जब उसको खा लेते हैं तो उससे गिद्ध की जो आबादी है वो कम होती जा रही है, ठीक है। हाँ जी, उनका लीवर फेल हो जाता है। तो एक्लोफेनाक क्या है? ये एक दवा है, ये आपको याद रखना होगा। कैसी है ये? क्या होता है? बिल्कुल होता है बायोमैग्निफिकेशन। अब बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है कि एक मान लीजिए कि एक मछली है, मछली ने कोई हार्मफुल गैस या कुछ भी मतलब उसको हार्मफुल गैस जो है अपने अंदर, सपोज करिए मछली ने एक छोटे कीड़े को खाया है जिस कीट, ठीक है, तो मछली में सपोज करिए वो बढ़ गया कितना 10%, पोल्यूशन जो है वो 10% बढ़ गया। अब इंसान ने वो खाया तो उससे इंसान में वो हो जाएगा 20%। तो इंसान को दूसरे इंसान ने खा लिया, उसमें हो जाएगा कैसे 40%, ठीक है। सो इस तरीके से, ठीक है। अब आपको अगर मैं बताऊं, जो साउथ अमेरिका है ना उसके वहाँ एक आइलैंड है जिसका नाम है ईस्टर आइलैंड। सो वो आइलैंड किसी वहाँ पर आपने देखा होगा ला नीना अल नीनो होता है, सब मानेंगे, ठीक है। सो उसकी वजह से वहाँ आ जाते हैं फ्लड, ठीक है।
सो उस वजह से, फ्लड की वजह से उस वाले जो रीजन है, वो जो एरिया है, वहाँ कट गए थे, वो साउथ अमेरिका से कम्प्लीटली कट गए थे। जैसे ही कट गए तो पहुँचने का जो मेन लैंड है, वहाँ पहुँचने का कोई तरीका नहीं बचा। तो फिर वहाँ लास्ट में स्थिति ऐसी हो गई थी कि इंसान ने इंसान को मार के ही खाया था। क्यों? क्योंकि खाना पूरा ख़त्म हो गया था, कहीं किसी और से कनेक्ट नहीं हो सकते, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी, एक छोटा सा आइलैंड। तो इस वजह से तो आप बोल रहे ना, तो इंसान इंसान को खा भी सकता है अगर कुछ और ना मिले तो, ठीक है। सो इंसान इंसान को ही खा सकता है। नेक्स्ट आता है क्या? वैश्विक मीथेन पहल। जो वैश्विक मीथेन पहल है उसका हम क्या, वो उसमें हमारा मेन फोकस क्या है? उसमें हमारा मेन फोकस है कि हमें मीथेन को एक क्लीन एनर्जी के सोर्स की तरह यूज़ करना है। मीन्स कि हम चाहते हैं कि मीथेन जो है एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग हो सके। कहाँ हमने ये मिशन बनाया है? ये मिशन हमने वाशिंगटन डीसी में बनाया है। कब बनाया गया? 2004 में। कितने सदस्य हैं? 45 देश हैं। 2004 में जो भारत है वो इसी में शामिल हो गया था। 2004 में ये बना, भारत भी तभी से इसमें शामिल है। अब क्या हुआ है कि महत्वपूर्ण इसके बारे में क्या रहा है? यूएनएफसीसी क्या करवाती है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो COP26 ग्लासगो में ये प्रतिज्ञा की गई थी कि वर्ष 2030 तक हम क्या करेंगे? 2020 के स्तर से 30% तक मीथेन का जो उत्सर्जन हो रहा है उसमें हम कटौती करेंगे। सो आप समझ लीजिए क्या, 2020 का जो लेवल था उससे 30% हम कम कर देंगे। कब तक पहुंचना है हमें? 2030 तक पहुंचना है। सो अब मुझे बता दीजिए, हम 30% से करेंगे या 30% तक करेंगे? कब तक करोगे? 2030 तक करोगे। कितने से करोगे? 30% से करोगे। ईयर कौन सा है? तो 2030 तक 2020 के स्तर से 30%, ठीक है। नहीं, हम बेसिकली क्या है यहाँ पर, जो 2020 का लेवल है ना, 2020 के लेवल से 2030 तक हम 30% से करेंगे। समझ रहे हो या नहीं? इंग्लिश में मैं बता देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अगर अगर 100 होगा तो हमें 70 ले जाना है, 30% से कर देना है, ठीक है। समझ आ गया आप सबको? ओके। सो अब आप यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जब ये यूएनएफसीसी में हमने जो ये लेवल रखा था ना, इसमें हमने बोला कि 90 देश वहाँ जो बैठे थे उन्होंने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। इंडिया क्या इसका हिस्सा था? अरे बाद में कहाँ, 2004 में शामिल हो गया था। हिस्सा था, बिल्कुल हिस्सा था, परंतु भारत ने ये जो प्रतिज्ञा है इसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए। भारत ने इसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए। तो भारत के साथ साथ चीन और रूस ने भी इसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए। समझ रहे हो आप? तो वैश्विक मीथेन एक पहल है। पहल कब आई थी? 2004 में आई थी। भारत तब से इसका हिस्सा बना हुआ है। पर हाल ही में ये क्या हो गई, ये ज़्यादा लाइमलाइट लेना चाहते थे, तो ये ज़्यादा लाइट में आना चाहते थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्रतिज्ञा ली कि हम क्या करेंगे, हम 2020 का जो लेवल है उस लेवल पर 30% से हम उसको कम करेंगे, और ये हमें कब तक अचीव कर लेना है? 2030 तक। तो ऐसा करके 90 जो देश थे उन्होंने तो वहाँ हस्ताक्षर कर दिए, परंतु भारत, चाइना और रूस ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए, ठीक है। अब बता दीजिए, समझ आ गया आपको? ओके। नेक्स्ट आता है क्या? IT शिखर सम्मेलन। अब IT शिखर सम्मेलन ये बेसिकली क्या है, इसका नेम था लीड IT समिट। इसका नाम क्या था? लीड IT समिट। ये क्या है? इसका मतलब है कि हमें इंडस्ट्रीज में जो ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है, संक्रमण नहीं आएगा, यहाँ पर ट्रांजिशन आएगा। मीन्स जो औद्योगिक ट्रांजिशन जो हो रहा है, ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि मान लीजिए हम पहले मशीनरी के, पहले हम लेबर के ऊपर डिपेंडेंट थे, तो हम मशीनरी के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो वो सब चीज़ें। सो जो इंडस्ट्री ट्रांजिशन हो रहा है उसके लिए नेतृत्व होस्ट कौन कर रहा है इसको? भारत और स्वीडन, ठीक है। अब ये कहाँ
या कब किया गया है? ये जो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही से रिलेटेड ये शिखर सम्मेलन रहा है। मीन्स इसको कौन, ये सितंबर 2019 में इसको किया गया था। एंड ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मैं आपको बता देती हूँ, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है ये समर्थित किया गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो इसको करवा रहे हैं। इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या रहेगा? जो इसका सब्जेक्ट मैटर है वो ये रहेगा कि हम कार्बन से रिलेटेड जो भी मान लीजिए कि उत्सर्जन हो रहा है, उस उत्सर्जन को क्या करना चाहते हैं? शुद्ध शून्य तक पहुंच जाना चाहते हैं। इससे पहले भी हमने देखा है ना कि उन्होंने क्या बात की थी कि 2070 तक हमें क्या कर देना है? शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंच जाना है। तो वही कार्बन उत्सर्जन पर हम कंप्लीट जीरो तक पहुंचना चाहते हैं। सो उसी के चलते लीड IT समिट जो है हमने होल्ड की है। हमारे साथ किसने साथ दिया है? स्वीडन। सो भारत एंड स्वीडन जो है ये दोनों मिलके ये काम कर रहे हैं। आई होप इट्स क्लियर। ओके, वेरी गुड। तो सीधा पूछ लेती हूँ, तो ग्रीन वॉशिंग क्या होता है? जो कंपनीज होती है ना वो ये क्लेम करती हैं कि हम इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ऐसा करके वो अपने सारे पाप को ग्रीन वॉश के साथ धो देना चाहती है। कि वो क्या एजेंडा दिखा रहे हैं? वो एजेंडा ये दिखा रहे हैं कि हम कैसे हैं, वो ये क्लेम करते हैं। और ज़्यादातर ये काम कौन करते हैं? जो कपड़े, फैब्रिक, कपड़े बनाने वाले जो होते हैं वो क्लेम करते हैं। ठीक है, सो ये है क्या? ग्रीन वॉशिंग। आप यहाँ देख लीजिए, ये क्या है? एक तरीके की प्रोसेस है। नियरली 60% जो है वो क्लेम करते हैं दैट कि हम तो इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि 72% ऑफ द कस्टमर दे वांट मोर सस्टेनेबल इन्फॉर्मेशन। आज के ज़माने में जो उपभोक्ता है वो चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, किससे रिलेटेड, कि किस तरीके से काम किया जा सकता है। वो चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। इसी के चलते जो है वो इसके रिलेटेड काम करते हैं। जैसे कि नॉर्मल मैं आपको बताऊँ कि आज के अगर युवा अगर हैं, हम जानना चाहते हैं कि हमें बताया जाए प्रोडक्ट कौन सा मेड इन इंडिया है, कौन सा मेड इन चाइना है। हमारे अंदर एक वो आ गया है कि हम नहीं मेड इन चाइना प्रोडक्ट खरीदेंगे, आ गया ना एक सेंस। तो वो क्यों? ऐसे ही 72% उपभोक्ता ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि उन्हें बताया जाए कि प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है या नहीं है। प्रोडक्ट इवन आपने देखा होगा कि कुछ वीगन आपने सुना है क्या होता है? ऐसे देखो, कुछ होते हैं वेज, प्योर वेजिटेरियन, कुछ होते हैं प्योर नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, या फिर प्योर नॉन वेजिटेरियन तो कोई नहीं होता, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन सब कुछ चलता है। पर कुछ होते हैं वीगन, मतलब कि एनिमल बेस्ड जो भी प्रोडक्ट होंगे वो कोई भी प्रोडक्ट नहीं खाएंगे। अब आप समझ लीजिए एनिमल बेस्ड कितने प्रोडक्ट हो सकते हैं। इवन वो शहद भी नहीं खाते, क्यों? क्योंकि उसको बीज बनाती हैं। वो मिल्क से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते। अब आप सोचिए, मिल्क से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट नहीं यूज़ किया तो ना तो वो दही बल्ले खा सकते हैं, ना वो मोमोज में मेयोनीज खा सकते हैं। ठीक है, ना ही वो आइसक्रीम खा सकते हैं, ना वो पेस्ट्री खा सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई प्रोडक्ट वो नहीं खा सकते हैं और रहते हैं नहीं। उनके वीगन रहना कोई सस्ता काम नहीं है। वीगन अगर कोई है तो इसका मतलब वो पर्सन रिच होगा तभी वो वीगन बन सकता है, अदरवाइज नहीं। क्यों? क्योंकि वो पनीर नहीं खाते, वो टोफू खाते हैं। टोफू पनीर का ही एक सब्स्टिट्यूट होता है। ठीक है, मीन्स पनीर तो क्या हो गया, वो दूध से बना है, वो सेम वैसा ही होता है। फिर वो क्या खाते हैं? सोयाबीन चंक्स खाते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं? नॉर्मल मिल्क तो पी नहीं सकते, तो अब चाय कॉफ़ी कैसे पिए? तो वो आलमंड मिल्क पीते हैं। आलमंड मिल्क मीन्स कि आलमंड से निकला हुआ मिल्क। ठीक है, या फिर वो कोकोनट मिल्क के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो कोकोनट मिल्क भी बहुत कम होता है, बट आलमंड मिल्क के ऊपर। ऐसे ही उनके लिए जो योगर्ट आती है, जो दही होती है, दही अगर किसी और लाइक आलमंड मिल्क या अदर किसी और सब्सटेंस की हेल्प से बनाया जाता है एंड उसमें कुछ फ्लेवर ऐड किए जाते हैं तो उसको योगर्ट बोल देते हैं, तो वो होता है वीगन। ठीक है, सो आजकल ना ये वीगन वाला कॉन्सेप्ट ना बहुत ज़्यादा चल रहा है सोसाइटी में।
सब अपने आप को ऐसे बोलते हैं कि आई एम अ वीगन, मैं एक वीगन हूँ, इस तरीके से, ठीक है। सो ये सब चीज़ें चल रही है। वीगन ठीक है। सो ये आपका एक लास्ट और ये हो जाता है, ये एक और करवा देती हूँ। आई थिंक फुजीवारा प्रभाव, ये भी आपको पता होगा। सो इसमें ओके कुछ नहीं होता इसमें, दो स्ट्रोम, हाँ सो नहीं नो, आपको ये पता है ना, आपने किया होगा ज्योग्राफी में, साइक्लोन स्टॉर्म्स कैसे बनते हैं, लो प्रेशर होता है उनके, ठीक है। उनका अगर साइक्लोन की बात करूँ तो लो प्रेशर उनका एक मिड में होता है, एंड देन साइड में हाई प्रेशर होता है, और जो एयर होती है वो कैसे ट्रैवल करती है, ठीक है। ये पूरा का पूरा किस तरीके से बनता है सारा आपको हो चुका होगा, ये मैं अज्यूम करके यहाँ चल रही हूँ, क्यों, क्योंकि ये आपका स्टैटिक में कवर हो जाना चाहिए। जब दो स्ट्रॉम मिलते हैं ना, तो उससे क्या हो सकता है, या तो इससे एक स्ट्रॉम कंप्लीटली खत्म हो जाए, या इससे दोनों स्ट्रॉम जो है मिल जाएं और बहुत ज़्यादा प्रभावी बन जाए, या फिर क्या हो सकता है दोनों ही बहुत अलग अलग ही बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा प्रभावी, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले बन जाएं। तो जब दो स्ट्रॉम आकर मिलते हैं तो उसे बोलते हैं क्या, फुजीवारा प्रभाव। उसे क्या बोलते हैं, फुजीवारा प्रभाव। ये फुजीवारा प्रभाव क्या करता है, ये चक्रवात जो होते हैं उनको और भी ज़्यादा अप्रत्याशित बना देता है, ठीक है। उनको ये क्या करता है, और भी ज़्यादा अप्रत्याशित मीन्स अनप्रिडिक्टेबल बना देता है, कि आप इनको प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते हो। और ये उष्णकटिबंधीय तूफान जो है और सुपर टाइफून के बीच में जो है ये हो सकता है, मीन्स एक हो सकता है कैसा, एक हो सकता है ट्रॉपिकल स्टॉर्म, उष्णकटिबंधीय स्टॉर्म हो सकता है, तूफान हो सकता है, दूसरा जो है टाइफून हो सकता है। अब टाइफून बेसिकली क्या होता है, जो साइक्लोन होते हैं ना, साइक्लोन के अलग अलग नाम दिए जाते हैं, तो अलग अलग एरिया में अलग अलग उसको नाम दिया जाता है, तो टाइफून भी साइक्लोन का एक दूसरा नाम है। ये हम बोलते हैं, नहीं ऑस्ट्रेलिया में तो हम विली विली बोलते हैं, ठीक है। सो ये आप लगा लीजिए, आई थिंक टाइफून हम चाइना की तरफ बोलते हैं, जापान या चाइना की तरफ, चाइना है ना, चाइना या जापान की तरफ हम साइक्लोन का दूसरा नेम बोलते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से अब ये क्या होता है, इससे जब दो तूफान आपस में मिलते हैं तो क्या हो सकता है, उनका रास्ता और उनकी तीव्रता उसमें परिवर्तन हो सकता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, या तो क्या होगा, एक कंप्लीटली खत्म हो जाएगा दूसरे में ही, या फिर दोनों मिलकर एक स्ट्रॉम बना लेंगे, या फिर क्या हो जाएगा, दोनों ही जब टकराएंगे एक दूसरे से तो ये इस तरफ जा सकता है, ये इस तरफ जा सकता है। सो ये होता है क्या, फुजीवारा प्रभाव। फुजीवारा मीन्स दो तूफान आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है, दो तूफान आपस में टकरा रहे हैं, उससे होने वाला प्रभाव होता है फुजीवारा प्रभाव। उससे क्या होगा, उससे इनकी डायरेक्शन और इनकी तीव्रता दोनों में परिवर्तन आ सकता है, ठीक है। सो ये आपका 20 कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, मैं अभी भी बोल रही हूँ आपको, आप दोनों तो अपना होमवर्क करके आज ही भेज दोगे 10 बजे तक अच्छे तरीके से, हाँ। UNSC कंप्लीट होना चाहिए, एंड उसके साथ साथ न्यूज़ में क्या रहा है, क्यों रहा है, आप पूरा अच्छे से सर्च करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, एंड देन वो आप मेरे को सबमिट करोगे, और याद भी होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल पूछ सकते हैं, बट उससे बेटर ये रहेगा आप ऑफलाइन के स्टूडेंट हो, आप ऑफलाइन में ही पूछो, ठीक है, क्योंकि टाइपिंग करने में और वो क्वालिटी भी नहीं आती है, आते जाते आप यहीं पे पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ जी, थैंक यू सो मच। लास्ट अभी जब भी क्लास होगा